एपिसोड 21 to 30। अध्याय 21। कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। किंग गुआंगलिन ने धीरे से खुद को सहारा दिया। अब माहौल नाव पर होने वाले माहौल से अलग था। उसे लगा कि सब कुछ स्वाभाविक है, पहले वाला तनाव नहीं, बस दिल की धड़कनों को तेज करने वाला उत्साह। हेफोंग के साफ सुथरे छोटे चेहरे को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और झुक गया। पहली बार की विद्युत सुन्नता के विपरीत उसने केवल एक सुगंधित कोमलता महसूस की। 2 सेकंड के बाद किंग गुआंगलिन ने पीछे हटकर अपनी आंखें खोली और अपने सामने छोटे देवदूत को देखा। यदि कोई व्यक्ति इंद्रधनुष की तरह है तो आप उससे मिलने के बाद ही जान पाएंगे। पता चला कि प्यार में होने का एहसास ऐसा ही होता है, इतना अद्भुत कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। हेफेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। इतना ही। किंग गुआंगलिन चौंक गया। क्या ये काफी नहीं था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेफांग भी दंग रह गया। तो क्या मर्द ये सब जानते हुए पैदा नहीं होते? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। किंग गुआंगलिन थोड़ा उलझन में पड़ गया। पता है क्या करना है? वह अचानक थोड़ा गुस्से में आ गई, उठकर बैठ गई और उसे घूरने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कैसे धोखा दूंगा? किंग गुआंगलिन आश्चर्यचकित था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेफेंग ने सोचने के लिए अपना सिर उठाया, फिर अचानक हंस पड़ी। तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। ये कहने के बाद वह वापस लेट गई। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो, तुम बहुत छोटे हो। तुम मुझसे 2 साल छोटे हो। किंग गुआंगलिन ने शिकायत की। पता करो क्या, इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हेफेंग को यह ज्यादा मजेदार लगा और उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। ओह, मैं सारा दिन हंसती रही, मेरा मुंह दुख रहा है। किंग गुआंगलिन अवाक रह गया। तो फिर मत हंसो, इसमें मजाक क्या है? क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। हेफेंग की आवाज दबी हुई थी, उसका मुंह हाथ से ढका हुआ था। हेफांग की बातें सुनकर उसका दिल धड़क उठा और फिर उसने सोचा कि शायद ये सच हो। हेफांग को देखकर उसे भी खुशी हुई। तो फिर अपनी हंसी रोको और हंसना बंद करो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, बस हंसने का मन कर रहा है। हेफेंग बिस्तर पर 2 बार लुढ़का। इतना मूर्ख मत बनो कि हमेशा मुझे हंसाते रहो। मैं मूर्ख नहीं हूँ। किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाई, सोचा और फिर मेज से एक कप उठाया। थोड़ा आराम पाने के लिए थोड़ा गर्म पानी पी लो। हेफेंग उठ बैठा और कप से 2 घूंट पीकर बोला, मैं तुम्हें किसी और दिन सबक सिखाऊंगा, आज मुझे और मत हंसाना। तुम बेवकूफी भरी हंसी बंद करो। उसने कप वापस ले लिया, उसे मेज पर रख दिया और उसे देखने के लिए बैठ गया। तुम असली बेवकूफ हो, मुझे गले लगाओ। हेफेंग ने अपनी बाहें खोल दी। क्या ये अनुचित नहीं है? किंग गुआंगलिन हिचकिचाई। वो सीधी लेटी हुई थी, इसलिए उसे गले लगाने का मतलब था उस पर दबाव डालना, जो ठीक नहीं लग रहा था। जल्दी करो, लेट जाओ। उसने 1-2 बार उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। किंग गुआंगलिन झिझकी, लेकिन लेट गई। हेफेंग तुरंत उसकी बाहों में सिमट गई, थोड़ा सा हिलकर आरामदायक स्थिति में आ गई और आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। अगर मुझे नींद आ जाए तो मुझे 8 बजे के आसपास जगा देना। ठीक है। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और हेफांग की पीठ पर सावधानी से रख दिया। उसका तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। हेफेंग ने बिल्ली की तरह धक्का दिया। बस ऐसे ही, बेचैनी बंद करो। किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा, उसका दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी नाक के आसपास एक हल्की सी खुशबू छाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शैम्पू है या बॉडी वॉश, बस उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। उस कोमल और सुगंधित छोटे शरीर को अपनी बाहों में थामे हुए उसे असाधारण आराम महसूस हो रहा था। अचानक उसे और जोर से पकड़ने की इच्छा हुई। उसने अनजाने में अपनी बाहें कस ली, उन्हें एक दूसरे के और पास ला दिया। हेफोंग ने असंतुष्ट होकर बड़बड़ाते हुए अपना छोटा सा सिर किंग गुआंगलिन से रगड़ा। उसने जल्दी से हिलना बंद कर दिया, जिससे शांत बेडरूम में मधुर और अस्पष्ट माहौल धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसे ही तो नर्म जेड और गर्म खुशबू कहते होंगे, उसने मन ही मन सोचा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है और उसने अजीब तरह से खुद को किसी और चीज के बारे में सोचते हुए अपना ध्यान हटाने के लिए मजबूर किया। हेफोंग ने साहित्य में स्नातक किया है और खुद उपन्यास भी लिखे हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने वाले लोग भले ही बाहरी तौर पर ज्यादा कुछ न दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी भावनाएं नाजुक, जटिल और तीव्र होती हैं। हालांकि उनकी अपनी पेंटिंग भी रचनात्मक कृति थी, लेकिन उनका झुकाव कला की ओर ज्यादा था। उनका व्यक्तित्व सबसे अलग था और सबसे खास बात यह थी कि वे ज्यादा एकांतप्रिय थे। शोरगुल वाले माहौल और तरह तरह के सामाजिक मेलजोल से उन्हें नफरत थी। उन्हें अकेले रहना, चुपचाप सोचना या रचना करना ज्यादा पसंद था, जिसे समझना दूसरों के लिए मुश्किल था। आप कह सकते हैं कि उन्हें अकेलापन महसूस होता था। जब दोनों लोगों के गुण आपस में टकराए तो एक दिलचस्प रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जो शायद यह समझा सकती है कि उनका रिश्ता इतनी जल्दी कैसे विकसित हुआ। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसने सच का अंदाजा लगा लिया था। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक लगा, वरना यह समझाना मुश्किल होता कि उनका रिश्ता इतनी जल्दी कैसे विकसित हुआ। सिर्फ आपसी स्नेह उन्हें इस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता था। रात के खाने के दौरान उसे यह भ्रम भी हुआ कि वह और हेफोंग एक परिवार हैं। हेफांग की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी, मानो सो रहे हों। वाकई उनका दिन बहुत थका देने वाला था। किंग गुआंगलिन ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और सोचा कि भविष्य में उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मौजूदा गति को देखते हुए उन्हें अगला कदम उठाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए सावधानीपूर्वक योजना बनाना जरूरी था। जल्द ही एक स्थिर नौकरी ढूंढना भी बहुत जरूरी था। भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते हुए किंग गुआंगलिन का ध्यान अचानक फोन की घंटी की आवाज से भंग हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, उसे साइलेंट कर दिया और फिर मैसेज देखा। मैसेज उसके यूनिवर्सिटी रूममेट सन वेन का था। सन वेन, लिन, क्या तुम अभी नौकरी की तलाश में हो? फॉरेस्ट, हाँ, मैं एक स्थायी नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। क्या कोई है जो मुझसे मिलवा सके?
सनवेन, क्या इत्तेफाक है, जिस स्टूडियो में मैं काम करता हूँ वहाँ लोगों की भर्तियां हो रही हैं। मैंने आपकी पोस्ट देखी और सोचा कि क्या आप भी इसे आजमाना चाहेंगी। 1. किस तरह का स्टूडियो? सनवेन, यह एक कॉमिक स्टूडियो है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये बेहतरीन काम करता है। मुझे लगता है कि इसमें विकास की संभावनाएं हैं। आप इस पर विचार कर सकते हैं। फॉरेस्ट, मुझे कॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या ये स्केचिंग और ड्राफ्ट बनाने के बारे में है? सनवेन, मैं रंग भरने और पोस्ट प्रोडक्शन का काम संभालती हूँ। आप चित्रण और हाथ से चित्र बनाने का काम भी कर सकती हैं। कल काम पर मैं आपको दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें खींचूंगी। फॉरेस्ट, ठीक है, पहले ही शुक्रिया। तुम्हारा स्टूडियो कहाँ है? मैं कल वहां जाऊंगा और साथ में खाना खाएंगे। सनवेन, जरूर, मैं आपको जल्द ही विवरण भेजूंगा। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने सब तय कर लिया। किंग गुआंगलिन ने फोन रख दिया और हेफांग को फिर से गले लगा लिया, कल की तैयारियों के बारे में सोचते हुए। क्या समय हो गया है? हेफांग, जो किसी समय जाग गई थी, ने आंखें बंद रखते हुए धीरे से पूछा। उसने अपनी घड़ी देखी, अभी तो सिर्फ 7:30 बजे हैं। आप थोड़ी देर और सो सकते हैं। यह अच्छा है। उसके छोटे हाथ किंग गुआंगलिन की कमर पर कस गए, थोड़ी देर और गले लग सकते हैं। हाँ, यह अच्छा है। किंग गुआंगलिन ने पूरी तरह से सहमति जताते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। क्या मुझे पकड़ना आरामदायक है? हेफेंग ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, बिना हिले डुले वह उसकी बाहों में बिल्ली की तरह लिपटी हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आरामदायक, मुझे ये बहुत पसंद है। किंग गुआंगलिन ने उसे धीरे से दबाया। मुझे भी आपके द्वारा पकड़ लिया जाना अच्छा लगता है। उसने किंग गुआंगलिन की हलचल महसूस की, उसका छोटा शरीर थोड़ा सा ऐंठ गया ताकि वह अधिक कसकर पकड़ सके। हिलना बंद करो, किंग गुआंगलिन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्योंकि उसकी छोटी सी हरकतों ने उसे एक बार फिर प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। क्या है? हेफेंग को कुछ महसूस हुआ, वह बेचैनी से फिर हिलने लगा। आप? किंग गुआंगलिन बहुत शर्मिंदा थी, इस मौसम के पतले कपड़े शायद ही कुछ छुपाने में मदद कर रहे थे। हेफेंग ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, एक पल बाद मानो उसे सब समझ आ गया, मन ही मन हंसी और अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। हालांकि इस बार वह आज्ञाकारी रूप से स्थिर रही। किंग गुआंगलिन शर्मा गया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी बाहों में पड़ा छोटा सा शरीर स्थिर होने पर भी उसकी गर्म और कोमल अनुभूति लगातार बनी रही। बकवास के बारे में सोचना बंद करो, हेफेंग की आवाज उसके सीने से दबी हुई आई। मैं नहीं था, किंग गुआंगलिन ने थोड़ा दुखी होकर कहा। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। अगर तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट डालूंगी, उसने धीरे से धमकी दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अध्याय 22। जब हमें पहली बार प्यार हुआ तो हम हमेशा साथ रहना चाहते थे। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में न सोचने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा उसे एहसास हुआ। जब हेफांग सो रहा था तब ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब ये यातना थी। किंग गुआंगलिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह हेफांग की तरफ देखे या हिले भी नहीं। वह बस छत को घूर रहा था, खुद को बहलाने के लिए कुछ दिलचस्प सोचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके दिमाग में बस हेफांग का छोटा सा मुंह, उसकी मोटी पीठ, लार से भीगी उसकी उंगलियां घूम रही थीं। उसका चेहरा लाल होता जा रहा था और वह जोर से निगलने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तुम ईमानदार नहीं हो, हेफांग ने अचानक कहा। मैं बहुत ईमानदार हूँ, किंग गुआंगलिन ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए उत्तर दिया। तो फिर तुम ऐसे क्यों हो? हेफेंग ने घबराकर कहा। इतनी देर हो गई, तुम तरह तरह की बकवास सोच रहे होगे। अरे, हिलना मत, किंग गुआंगलिन ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे हिलने से रोक दिया। हेफेंग ने अपना सिर घुमाया और उसकी बांह पर काटा, फिर खुद को सहारा दिया। मैं अब तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगी, मैं रसोई में गाजर देखने जा रही हूँ। आगे बढ़ो, किंग गुआंगलिन ने बिस्तर पर लेटते हुए धीमी आवाज में कहा। यह बहुत शर्मनाक था। हेफेंग ने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं किया था, वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, वरना वह बस यूं ही बेकार की बातें सोचता रहेगा। उसने इधर उधर देखा, अपना फोन उठाया और ब्राउज करने लगा। उसने सनवेन का फीड चेक किया कि क्या काम की कोई तस्वीरें हैं ताकि उसे अंदाजा हो सके कि वह स्टूडियो कैसा होगा। जल्द ही हेफेंग वापस आया और किंग गुआंगलिन के बगल में लेट गया, उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। किंग गुआंगलिन उसकी नजरों से असहज महसूस करने लगा और अजीब तरह से पीछे हट गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हेफेंग ने कुछ नहीं कहा, वह उसी तरह उसे देखता रहा। ये सामान्य है, आप मुझे दोष नहीं दे सकते, किंग गुआंगलिन ने थोड़ा घबराते और क्रोधित होकर कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, हेफेंग ने मुस्कुराते हुए पास आते हुए कहा। खैर, मैं असहज नहीं हूँ। बस करो, किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर पीठ कर ली और उसे अनदेखा करने का निर्णय लिया। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। हेफेंग उसके और करीब आ गई, पीछे से उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट ली और उसे गले लगा लिया। क्या ये ठीक है? किंग गुआंगलिन अभी भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, चुपचाप अपना फोन देख रहा था। हेफेंग का छोटा सा हाथ जानबूझकर उसकी कमर पर फिरा, जिससे वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसे धीरे से पकड़ लिया। क्या आप जून के अंत में स्नातक हो रही हैं? किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा और विषय बदलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं पर चिंता थी। हाँ, क्यों? जुलाई में स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होंगी। तुमने तो कहा था न कि तुम टीचर बनना चाहते हो, तब शायद नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उसे याद आया कि जब उसके रूममेट्स को काम नहीं मिला तो वे कितने परेशान हुए थे। तो फिर मैं अभी नहीं देखूंगा, हेफेंग ने बिना किसी दबाव के कहा। पहले मैं 2 महीने की छुट्टी लूंगा। ओह, किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया, फिर उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। तो अगर तुम 2 महीने की छुट्टी ले लो तो क्या तुम घर जाओगे? हे शहर लुओ शहर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वे 2 अलग अलग शहर थे, जिससे मिलना असुविधाजनक हो गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं घर चला जाऊं?
हे फैंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, किंग गुआंगलिन ने थोड़ा स्वार्थी महसूस करते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। घर जाना तो आम बात थी और यहाँ रहकर वह क्या कर सकती थी। स्कूल छोड़ने के बाद वह छात्रावास में नहीं रह सकती थी, इसलिए वहां रहने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि उसे लुओ शहर में नौकरी मिल जाए। क्यों? हे फैंग ने पूछना जारी रखा। क्योंकि अगर तुम घर चली जाओगी तो हम एक दूसरे से अक्सर नहीं मिल पाएंगे, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि यह 1 महीने बाद होने वाली बात थी, लेकिन इसके बारे में सोचकर ही वह दुखी हो जाता था। सहपाठी किन, कृपया अपने शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें। हे फॉन्ग थोड़ा ऊपर चढ़े और किंग गुआंगलिन के कान में फुसफुसाए, मैं घर न जाने का विकल्प चुन सकता हूँ। किंग गुआंगलिन दंग रह गई, पुनः संगठित हुई। वह क्या सुनना चाहती थी? क्योंकि मैं तुम्हें अक्सर देखना चाहता हूँ, उसने संकोच से कहा। फिर से कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि शायद यही बात है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। हे फैंग ने खुशी से उसका चेहरा चूमा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। उसके बाल किंग गुआंगलिन के चेहरे से टकराए, जिससे उसे गुदगुदी हुई और वह थोड़ा लाल हो गया। आमने सामने ये मीठी बातें कहना उसके लिए अभी भी कुछ अपरिचित था। फिर मैं एक बार वापस जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, क्योंकि हे फैंग ने आधा वाक्य बिना कहे ही छोड़ दिया, बस उसे कसकर गले लगा लिया। किंग गुआंगलिन थोड़ा चिंतित था। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? तुम छात्रावास में नहीं रह पाओगे। क्या मैं तुम्हारे घर पर सो सकता हूँ? हे फैंग ने उसे फिर से चिढ़ाया। मजाक मत करो, मैं गंभीर हूँ, किंग गुआंगलिन ने असंतुष्ट होकर कहा और उसके छोटे हाथ को देखते हुए अपना सिर नीचे करके उसकी उंगलियां काटने लगा। तुम्हारी लार से बदबू आ रही है, हे फॉन्ग ने उस पर अपनी उंगली पहुंचते हुए कहा। इसमें कोई बदबू नहीं है, किंग गुआंगलिन ने बुदबुदाया, फिर उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास पहले से कोई योजना है? अचानक उसे याद आया कि हे फांग बहुत व्यवस्थित इंसान है। उसे अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए कहना शायद उसे मीठी बातें कहने के लिए प्रेरित करने का उसका तरीका रहा होगा, और उसने शायद लुओ शहर में ही रहने का फैसला कर लिया था। ऐसा बहुत संभव लग रहा था। जाहिर है, मैं टीचर ही हूँ, सब कुछ नियंत्रण में है। हे फांग के शब्दों ने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। सहपाठी किन, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे याद दिलाया, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ और मैं देखूंगा कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है मैं। उनमें से कोई भी फिर नहीं बोला। उनके हाथ एक दूसरे को हल्के से सहला रहे थे और वे उस शांत क्षण का आनंद ले रहे थे। काफी देर बाद किंग गुआंगलिन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बज गए हैं। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे तुम्हें 5 मिनट और पकड़ने दो, हे फॉन्ग ने आलस से कहा और उसे और कसकर गले लगा लिया। किंग गुआंगलिन ने मना नहीं किया, वह भी थोड़ी देर और रुकना चाहती थी। 5 मिनट 1 और 5 मिनट में बदल गए, इससे पहले कि हे फॉन्ग अंततः ऊपर चढ़ गया। चलो चलें, सहपाठी किन। ठीक है। किंग गुआंगलिन उसके साथ बाहर आए, उसे लगा कि हवा थोड़ी ठंडी है। जरा रुको, मेरा इंतजार करो। वह वापस अंदर गया और एक हल्का जैकेट उठाकर हे फांग को दे दिया। लो, स्कूल पहुंचते ही इसे उतार देना। बहुत बढ़िया प्रगति, प्रशंसा के योग्य। हे फैंग ने जैकेट ली, उसके चेहरे को छुआ, फिर उसे अपने कंधों पर डाला और उसे बस स्टॉप की ओर खींच लिया। चांदनी तेज थी और सड़क पर ज्यादा पैदल यात्री नहीं थे। उनकी परछाइयां उनके पीछे लंबी फैली हुई थी, स्ट्रीट लाइटों के साथ पास आती और पीछे हटती जा रही थी, और उनके हाथ उनके कदमों के साथ हल्के से हिलते हुए उन्हें आगे की ओर धकेल रहे थे। हे फांग ने फिर से धीरे से एक धुन गुनगुनाई, वही जो वह रसोई में खाना बनाते समय गुनगुना रही थी। किंग गुआंगलिन को वह अच्छी लगी। ये कौन सा गाना है? हे फैंग को होश आया। जो तुम अभी गुनगुना रही थी वह अच्छा लग रहा है। मैं इसे बाद में सुनूंगा, न केवल इसलिए कि वह अच्छा लग रहा था, बल्कि इसलिए भी कि वह उन चीजों के बारे में और जानना चाहता था जो उसे पसंद थी। मैं तो बस यूं ही गुनगुना रही थी। हे फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया, फिर बस स्टॉप की ओर देखा। जल्दी करो, बस आ रही है। बस में लगभग 9 बज रहे थे और सवारियां कम थीं। किंग गुआंगलिन ने किराया चुकाने के बाद हे फॉन्ग को 2 सीटें ढूंढने के लिए ले गया। हे फॉन्ग ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ऐसी अंतरंगता की आदत नहीं थी, फिर भी किंग गुआंगलिन को अंदर से अच्छा लग रहा था। एक रिश्ते में होना वाकई अद्भुत था। अध्याय 23। मेरा नाम फिर मत पुकारना। खिड़की के बाहर का नजारा उजाले और अंधेरे के बीच टिमटिमा रहा था। हे फांग सचमुच थोड़ी थकी हुई लग रही थी। बस में चढ़ने के बाद वह चुपचाप किंग गुआंगलिन से लिपट गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर की ओर बैठे हुए किंग गुआंगलिन ने अपने बालों की एक लट के साथ खेलते हुए अचानक पूछा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कल क्या करने की योजना बना रही हूँ? वह अभी भी रहस्यवाद के बारे में कुछ हद तक संशय में था। वह देखना चाहता था कि क्या हे फॉन्ग का तथाकथित दुंजिया वास्तव में जादुई था। हे फैंग ने उसके कंधों पर पड़े जैकेट को खींचा। मुझे टीचर कहो और मैं तुम्हें बता दूंगा। बिल्कुल नहीं। जबकि किंग गुआंगलिन ने सहपाठी के उपनाम स्वीकार कर लिया था, उन्होंने शिक्षक के नाम का विरोध किया। आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसने किंग गुआंगलिन की ओर देखा। तुम मुझे देर सवेर यही कहोगे। असंभव। रुको और देखो, हे फॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा, फिर खिड़की से बाहर देखने के लिए अपने कंधे पर झुक गया। खैर, अब से आप मुझे हे फॉन्ग नहीं कह सकते। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ? किंग गुआंगलिन उलझन में पड़ गया। वह हमेशा उसका नाम लेने के बजाय तुम कहता था। उसे हे फॉन्ग कहना उसके लिए दुर्लभ था। अब उसे क्या बुलाना चाहिए? क्या वह दूसरों की नकल करके उसे बेबी जैसा कुछ बुलाने वाला था? डार्लिंग। उफ, इस विचार मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल नहीं, उसे टीचर कहना ही बेहतर होगा। खुद सोचो, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते। हे फॉन्ग ने अपनी ठुड्डी को गर्व से ऊपर उठाते हुए कहा, जब तुम कुछ सोचोगी तो पहले तुम्हें मुझे बताना होगा और मेरी मंजूरी लेनी होगी।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने कुछ भी भावुक न कहने का निश्चय किया, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी न बुलाने का फैसला किया। अगर उसे संबोधित करना होता तो वह सीधे सीधे वही कह देता जो वह चाहता था, बिना नाम लिए। कुछ और करने को न होने पर उसने हेफोंग का छोटा सा हाथ थाम लिया और उसके साथ खेलने लगा। उसे यकीन नहीं था कि इसे कोई अजीबोगरीब शौक माना जाएगा या नहीं। उसे हमेशा लगता था कि उसके हाथ छोटे और मुलायम हैं और उन्हें छूना बेहद सुखद है। 98.6% सटीकता के साथ पेटीएम शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किंग गुआंगलिन ने कुछ देर तक उन्हें रगड़ा और छुआ। उन्हें गोरे कोमल हाथ अधिक प्यारे लगने लगे और अचानक उन्हें चूमने की इच्छा हुई। हेफोन पर एक नजर डालते हुए वह झिझका और सोचने लगा कि क्या वह किसी प्रकार का विकृत व्यक्ति था। दोबारा सोचने पर उसे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे हाथों को चूमना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे एक पूरे इंसान के रूप में पसंद करता था और उसके हाथ उसका एक हिस्सा थे। उन्हें पसंद करना स्वाभाविक था। जितना अधिक वह देखता था उतना ही वह उन्हें पसंद करता था। और किंग गुआंगलिन ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और एक छोटा सा चुंबन दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नजर हेफोंग से मिली और उसने लापरवाही से अपना सिर दूसरी खिड़की से बाहर देखने के लिए घुमा लिया। मुझे गुप्त रूप से गर्व है, हेफेंग ने उसके चालाक व्यवहार पर हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें जल्द या बाद में ठीक से प्रशिक्षित करूंगा। कैसे प्रशिक्षित? किंग गुआंगलिन पूछे बिना नहीं रह सका। पहले दो शब्द हेफोंग ने बहुत धीरे से कहे थे और उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुने थे। कुछ नहीं सहपाठी किंग, तुम महान हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इतना स्पष्ट बोलना और अपनी बात दोहराने से इनकार करना दुष्टता है। जब तक वे बस से उतरे, किंग गुआंगलिन उसके हाथ से खेलने का पूरा आनंद ले चुका था। जैसे ही वे धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़े, उसने देखा कि रात में यहाँ काफी लोग थे, जबकि उसके घर के पास पैदल चलने वाले लोग कम ही आते थे। क्या तुम बाद में खाने के लिए कुछ खरीदना चाहोगी? उसने पास के सुपरमार्केट की ओर देखते हुए पूछा। उन्होंने रात का खाना जल्दी खा लिया था और उसे लगा कि शायद रात में उन्हें भूख लगेगी। कोई जरूरत नहीं, रात में खाने से वजन बढ़ता है। हेफांग ने अपना सिर हिलाया। किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा। तुम मोटी भी नहीं हो, इसलिए मुझे इसे बनाए रखना होगा, अन्यथा मैं कपड़ों में अच्छी नहीं दिखूंगी। हेफोंग ने खुद को देखा। अपने फिगर से संतुष्ट महसूस कर रही थी। लगता है तुम्हें कपड़े पहनना पसंद है। पहली मुलाकात से लेकर अब तक उसने अधिकांश समय विभिन्न प्रकार के लंबे कपड़े या कैजुअल स्पोर्ट्स पैंट पहने हुए बिताया था। कभी भी अपनी पिंडलियों से अधिक ऊंचे कपड़े नहीं पहने थे। हाँ, हेफोंग ने सिर हिलाया। एक बार जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो मैं उन्हें अक्सर नहीं पहन पाऊंगा, इसलिए अब मुझे उन्हें अधिक पहनना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। आधी हकीकत। बातें करते हुए वे इमारत के नीचे की ओर चले गए। हेफोंग ने जैकेट किंग गुआंगलिन को वापस दे दी, जो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। ऊपर चलो। किंग गुआंगलिन ने जैकेट को अपनी बांह पर लपेट लिया और जाने से पहले उसे ऊपर जाते हुए देखने का इरादा किया। सहपाठी किंग, क्या तुम कुछ भूल गए? हेफोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या? ध्यान से सोचो। किंग गुआंगलिन हैरान था। वह क्या भूल गया था? नाव पर। हेफोंग ने उसे याद दिलाया। आह, अब मुझे याद आया। याद दिलाते हुए किंग गुआंगलिन को अपना वादा याद आया कि दिन में जब भी वे पहली बार मिलेंगे और अलग होंगे, उन्हें एक दूसरे को चूमना होगा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि आसपास ज्यादा लोग तो नहीं हैं। झुककर जल्दी से हेफोंग को एक चुंबन दिया। हेफेंग ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, वापस आते समय सावधान रहना। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। उसे मुड़ते और ऊपर जाते देख किंग गुआंगलिन स्कूल के बाहर की ओर चल पड़ा और उसने हाथ में पकड़ी हुई जैकेट पहन ली। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी। जब वह घर पहुंचा तो किंग की मां पहले से ही सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसे अंदर आते देख उन्होंने सहजता से अभिवादन किया। सारा दिन खेलकर थक गए हो, जल्दी आराम कर लो। आप भी जल्दी आराम करें। किंग गुआंगलिन ने जवाब दिया, अपने लिए एक गिलास पानी डाला, उसे पिया और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे आखिरकार थोड़ी थकान महसूस हुई। कुछ देर तक चुपचाप लेटे रहने के बाद उसने दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचा, फिर उठा, बत्ती बुझाई और सोने की तैयारी की। सेल शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। उसे उस कोमल छोटे शरीर की याद आ गई। हर रात उसे गोद में लेकर सोना कितना अच्छा लगता होगा। रात बिना सपनों के बीत गई। वह सुबह तक सोता रहा और जब किंग गुआंगलिन ने आंखें खोली तो सुबह के 9 बज चुके थे। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि हमेशा की तरह हेफांग ने उसे 8 बजे के बाद गुड मॉर्निंग लिखा था। वही जवाब वापस भेजने के बाद उसने फोन रख दिया और नहाने के लिए उठ गया। जब सन वेन ने उन्हें कंपनी का पता भेजा तो उन्होंने संक्षेप में उसका परिचय दिया। स्टूडियो को स्थापित हुए 2 साल भी नहीं हुए थे और हालांकि वहां केवल 10 कर्मचारी ही थे, फिर भी बॉस बेहद कुशल थे, जिन्होंने कॉमिक्स में रूपांतरित करने के लिए कई प्रसिद्ध उपन्यासों के आईपी हासिल किए थे। विकास की संभावनाएं काफी अच्छी थीं। उन्होंने सुबह 11 बजे मिलने का इंतजाम किया। किंग गुआंगलिन 10:30 बजे पहुंच गए। वह जगह किंग गुआंगलिन के घर से न ज्यादा पास थी, न ज्यादा दूर, बस से आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा की दूरी पर। हालांकि वह जगह आम रास्ते से थोड़ी हटकर थी। वह यहाँ अक्सर नहीं आता था। घर पर ही रहने वाला होने के कारण वह आमतौर पर जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाता था और उसके बाद शायद ही कभी रुकता था। आसपास के माहौल का जायजा लेने के लिए एक सामान्य सैर करने के बाद किंग गुआंगलिन ने चारों ओर देखा और सुनवेन की कंपनी के नीचे एक स्टारबक्स को देखकर उसने समय बिताने के लिए एक नींबू की चाय का ऑर्डर दिया। वह चीज चखना चाहता था जिसे हेफोंग पीना बहुत पसंद करता था। ये खट्टा मीठा था, गाजर के रस से भी कहीं कमतर। किंग गुआंगलिन थोड़ी देर बैठा रहा, अपना फोन निकाला और सुनवेन से संपर्क करके बताया कि वह आ गया है और नीचे है। हालांकि सनवेन के नाम में टेक्स्ट शब्द शामिल था। वह हट्टा कट्टा, लगभग 6 फुट 3 इंच लंबा और हट्टा कट्टा विशालकाय था।
उसे देखने वाला कोई भी उसे चित्रकारी के नाजुक काम से नहीं जोड़ता था। जल्द ही असाधारण रूप से ध्यान देने योग्य सन वेन किंग गुआंगलिन की दृष्टि में प्रकट हुए और उन्होंने खड़े होकर हाथ हिलाया। अरे वेन, यहाँ आओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सन वेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा और किंग गुआंगलिन को एक चंचल हेडलॉक में जकड़ लिया। तुमने कुछ मांसपेशियां खो दी हैं, क्या तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो? स्नातक होने के बाद से मैंने व्यायाम नहीं किया है। किंग गुआंगलिन ने अपना कंधा रगड़ा। वह आदमी फिर से मोटा हो गया था। स्कूल के दिनों में सन वेन हमेशा किंग गुआंगलिन को जिम में ले जाता था। ऐसा लगता था कि उस लड़के ने स्नातक होने के बाद भी अपनी कसरत की आदत को जारी रखा था। सन वेन खिलखिलाकर हंसा। पहले खाना खाओ या स्टूडियो देख लो। हम काफी समय से नहीं मिले हैं, तो जाहिर है पहले खाना खाते हैं। किंग गुआंगलिन ने इधर उधर देखा। मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ, आप कोई जगह चुन लीजिए। वहाँ एक जगह है जहाँ मैं पहले भी गया हूँ, काफी स्वादिष्ट। सुनवेन ने किंग गुआंगलिन को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अचानक नौकरी ढूंढने की क्या इच्छा हुई? कुछ और पैसा कमाने के लिए, अन्यथा ये बहुत अस्थिर है। यार, तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, क्यों ना हम जगह बदल लें? मुझे अस्थिरता से कोई परेशानी नहीं होगी। किंग गुआंगलिन को उनके छात्रावास के साथियों में सबसे बेहतरीन कलाकार माना जाता था और वह अकेला ऐसा कलाकार था जो बिना नौकरी के सिर्फ काम लेकर आराम से रह सकता था, बेफिक्र और निश्चिंत। जब भी यह बात सामने आती वे थोड़ा ईर्ष्यालु हो जाते थे। किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा, आप इसे आजमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, उन ग्राहकों को मेरे चित्र पसंद नहीं आते। मैं घर पर भूख से मर जाऊंगी, सनवेन ने मुंह बनाते हुए कहा। अध्याय 24 वयस्कों में तनाव हर पहलू से आता है। सुनवेन किंग गुआंगलिन को सिचुआन एंड शानडोंग फ्लेवर्स नाम के एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गए। रेस्टोरेंट छोटा जरूर था, लेकिन उसकी सजावट काफी शानदार थी और अंदर का हिस्सा साफ सुथरा और आरामदायक था। खाने का समय हो रहा था और अंदर कुछ ही सीटें खाली थीं। एक हल्की सी मोटी वेट्रेस ने उन दोनों को बैठाया और उन्हें मेन्यू देखने के लिए दिए। उसने उनसे कहा कि जब वे ऑर्डर देने के लिए तैयार हों तो उसे फोन करें। फिर वह दूसरे काम निपटाने चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी ज्यादा व्यस्त थी। सुनवेन ने 2 व्यंजन ऑर्डर किए और मेनू थमा दिया। किंग गुआंगलिन ने उस पर नजर डाली और 3 और व्यंजन जोड़ दिए। इस बड़े आदमी को हमेशा से ही बहुत भूख लगी रहती थी। वह जी भरकर खाना चाहता था क्योंकि उन्हें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया था। नमस्ते, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। किंग गुआंगलिन ने वेट्रेस की ओर मेनू दिखाया जो उस टेबल को साफ कर रही थी जहां से ग्राहक हाल ही में गए थे। सनवेन ने सामने काउंटर पर रखी शराब की बोतलों पर नजर डाली और जीभ चटकाए। अफसोस की बात है कि हमें देर तक काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ पी लेता। चलो, तुम्हें मेरी पीने की क्षमता पता है और दोपहर में मुझे कुछ काम भी करने हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ पीना चाहता हूँ। सुनवेन किंग गुआंगलिन को देखकर साफ तौर पर खुश था। खैर, चूंकि तुम जल्द ही यहाँ काम करने वाले हो, इसलिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। यहाँ से चले जाओ। किंग गुआंगलिन हंसा। मैं तो बस देखने आया हूँ, अभी ये तय नहीं है कि मैं नौकरी लूंगा या नहीं। सनवेन ने चाय डालने के लिए चायदानी उठाई और कहा, जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह बिल्कुल सही है। क्या बस ऊपर जाकर देखना ठीक है? किंग गुआंगलिन मुख्य रूप से काम को समझना और फिर निर्णय लेना चाहती थी। या तो काम आसान और आरामदायक था या फिर उसमें तकनीकी जानकारी और उन्नति की गुंजाइश थी, वरना ये बेकार था, घर पर रहना ही बेहतर होता। आप साक्षात्कार में जाए, पूछिए कि आपको क्या चाहिए। यह एक पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे चाहते हैं या नहीं, सनवेन ने आत्मविश्वास से कहा। किंग गुआंगलिन ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि यह सच था। वह बस इंटरव्यू दे सकता था और बाद में तय कर सकता था कि उसे नौकरी लेनी है या नहीं। सुनवेन अचानक शरारती मुस्कान के साथ झुकी। ऑफिस में कुछ हसीनाएं हैं और वे सिंगल हैं। देखो, तुम कितने घटिया हो। किंग गुआंगलिन हंसा। सनवेन जितना बड़ा आदमी इतना चालाक लग रहा था, ये तो बहुत ही मजेदार था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर है तो खुद जाकर उनका पीछा करो। उफ, मेरी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम्हारी मदद करने के तरीके सोचने होंगे। सनवेन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह अपने भाई का ध्यान रख रहा हो। क्या संयोग है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, किंग गुआंगलिन ने कहा। सचमुच? सनवेन आश्चर्यचकित था। वास्तव में तुमने सच में ऐसा किया है ना? क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है जो मैं दिखा सकूं? सनवेन आधा उत्सुक था, आधा अविश्वास से। वह कॉलेज के दिनों से किंग गुआंगलिन को 6 साल से जानता था और पहली बार उसने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुना था। नहीं, किंग गुआंगलिन ने शांति से अपना सिर हिलाया, उसे कुछ भी दिखाने से इनकार कर दिया। छी, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। सनवेन ने मजाक उड़ाया। यह आदमी घर में पेंटिंग करते हुए कैसे गर्लफ्रेंड पा सकता है? बस मुझे तुम्हारी मैचमेकर की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वास्तव में एक मैचमेकर है। किंग गुआंगलिन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इस लड़के को स्कूल के दिनों से ही शादी का देवता बनने का शौक था, अपने दोस्तों को गर्लफ्रेंड के अंतरंग मंडलियों से मिलवाने की कोशिश करता रहता था। उसे इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? जो जैसा है। सुनवेन ने एक ही घूंट में चाय खत्म कर दी और फिर कुछ याद आया। लगता है यूफी जल्द ही शादी करने वाला है, वो तारीख तय कर रहा है। कब? किंग गुआंगलिन ने पूछा। यूफी उनके करीबी दोस्तों में से शादी की तैयारी करने वाली पहली लड़की थी। सुनवेन ने सिर हिलाया। उसने अभी तक हमें सूचित नहीं किया है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही उसे इसके बारे में बताते सुना है। खैर, समय आने पर हम सबको सूचित कर दिया जाएगा। हमें उसकी शादी में कितना योगदान देना चाहिए? किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा और कहा, हम। चलो फिर इस पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि 300 से 500 ठीक रहेंगे। आखिरकार जब हम शादी करेंगे तो ये सब हमें वापस मिल जाएगा, ये तो बस एक औपचारिकता है।
अच्छा लगता है। सनवेन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है 200 काफी होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। उन सबको तोहफे देने से तोहफा बढ़ जाता है। आखिरी में शादी करने वाला बदकिस्मत होगा, है ना? किंग गुआंगलिन थोड़ा रुका, फिर हंसा। और फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो उपहारों का एक और दौर शुरू हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सनवेन को अचानक वयस्क होने का दबाव महसूस हुआ। स्कूल में रहते हुए ये बहुत आसान था, पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सभी सामाजिक शिष्टाचारों की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। भविष्य में मुझे अपनी होने वाली पत्नी से हर साल शादी करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए, सनवेन ने उसकी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा। किंग गुआंगलिन ने इधर उधर देखने का नाटक किया। तुम कौन हो? मेरी मेज पर क्यों बैठे हो? सनवेन हंसा। तुम मुझे न जानने का नाटक कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उपहार के पैसे मेरे पास छोड़ दो। दोस्तों के साथ बिताया ज्यादातर समय बेकार की बातों में ही बीतता था और इससे पहले कि उन्हें पता चले खाने पीने की चीजें आ गईं। वेट्रेस ने मेन्यू में से चीजें चुनकर चली गई। किंग गुआंगलिन का फोन बज उठा। खोए हुए और वापस आने का इंतजार करते हुए, क्या आपने खाना खाया? वन, अभी खाना खा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? खोया हुआ और लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, अभी अभी खत्म हुआ। मुझे तुम्हारी याद आती है। फॉरेस्ट, मैं कुछ काम निपटाने बाहर गया हूँ। क्या मैं आज दोपहर को तुमसे मिल सकता हूँ? खोया हुआ और लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, शायद किसी और समय। मुझे आज अपनी थीसिस लिखनी है। वन, ठीक है तो। वन, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, समझ गया। सुनिश्चित करें कि आप अच्छा खाएं। अपना फोन नीचे रखते हुए सनवेन ने खाना शुरू कर दिया था और बिना ऊपर देखे पूछा, गर्लफ्रेंड? बस खा लो, किंग गुआंगलिन ने जवाब दिया। उस मुस्कुराहट को देखकर तो मैं कह सकता हूँ कि यह पक्का है, सनवेन ने व्यंग्य किया। वह एक नजर में ही समझ गया, लेकिन किंग गुआंगलिन ने इसे स्वीकार नहीं किया। तुम वह हो जिसके चेहरे पर गंदी मुस्कान है, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। खाना खाने के बाद वे कुछ देर रुके। किंग गुआंगलिन बिल चुकाने के लिए तैयार हुआ और हालांकि सनवेन ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने ज्यादा बहस नहीं की और किंग गुआंगलिन के साथ कुछ देर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहा। अब कहाँ? किंग गुआंगलिन ने उससे पूछा। अभी एक भी नहीं बजा था और अभी सनवेन की कंपनी में जाना उचित नहीं था। सनवेन ने एक पल सोचा और कहा, अभी लंच ब्रेक है, अभी काम का समय नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कंपनी में ले चलूंगा ताकि तुम देख सको और थोड़ा आराम कर सको। क्या ये सचमुच ठीक है? किंग गुआंगलिन ने पूछा। क्या ठीक नहीं है? थोड़ा आराम करो और जब काम शुरू होगा तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सनवेन ने कंपनी की तरफ इशारा किया। ठीक है। किंग गुआंगलिन के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टूडियो किंग गुआंगलिन की कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसने सोचा था कि यह 3 बेडरूम वाला एक छोटा सा अपार्टमेंट होगा जिसमें कुछ सजावट और जरूरी सामान होगा। बल्कि यह एक बड़ा ऑफिस एरिया था जहां आम क्यूबिकल्स खाली थे और कुछ मेजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। कोनों में लाइट बॉक्स और स्कैनर रखे थे और दीवारों पर तरह तरह के कार्टून कैरेक्टर लगे थे। इसमें एक खास तरह का आकर्षण था जो सामान्य कंपनियों से अलग था, जहां हर चीज व्यवस्थित होती थी जिससे यह अत्यधिक गंभीरता का एहसास कराती थी। अंदर मौजूद लोग बेफिक्री से बातें कर रहे थे, अपनी मेजों पर आराम फरमा रहे थे या कलम से कुछ लिख रहे थे। कुछ लोगों ने सनवेन को देखा और उनका अभिवादन करने के लिए अपना सिर घुमाया। सनवेन, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, काम शुरू होने के बाद वो इंटरव्यू देने आए हैं, सनवेन ने जवाब दिया। फिर धीरे से किंग गुआंगलिन से परिचय कराया। यहाँ सभी सहकर्मी युवा हैं, सबसे बड़ा सिर्फ 25 साल का है। माहौल बहुत अच्छा है, मैं देख सकता हूँ। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। कुछ लोगों के कपड़े अजीब थे, जैसे किसी एनीमे में होते हैं, बहुत ज्यादा डायमेंशनल। यहाँ आ जाएं। सनवेन किंग गुआंगलिन को एक सोफे के पास ले गए और उन्हें अपने दैनिक कार्य से परिचित कराया। स्टूडियो मुख्यतः साझेदार कंपनियों के लिए लघु कथाएं बनाता है और हम नए मीडिया के लिए एक लंबी कहानी पर भी काम कर रहे हैं। वहाँ जो 2 लड़कियां हैं वे पटकथा लेखक और संपादक हैं, रेखाचित्र बनाने वाली भी वही है और भालू की पोशाक वाली। सनवेन ने प्रत्येक व्यक्ति का परिचय इस प्रकार कराया मानो किंग गुआंगलिन ने पहले ही वहाँ काम करने का निर्णय ले लिया हो। अध्याय 25, ब्लैक चारकोल नाम की ट्रांसफॉर्मर बिल्ली। साक्षात्कार प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से सरल थी। साक्षात्कारकर्ता, जो स्टूडियो का मालिक भी था, ने किंग गुआंगलिन से थोड़ी बातचीत की। उसके पिछले कामों को देखने के बाद उसने उसे कुछ चित्र बनाने की कोशिश करने को कहा। आप यहाँ विवरणों को थोड़ा सरल बना सकते हैं। कॉमिक्स को इतना जटिल होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह आप अधिक कुशल भी होंगे। बॉस चेन रुई ने किंग गुआंगलिन द्वारा बनाए गए चरित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। इससे काम और भी आसान हो जाएगा। ऑफिस से निकलने के बाद भी उसे कुछ अवास्तविक सा महसूस हो रहा था। क्या इंटरव्यू इतने अनौपचारिक होते हैं? उन्होंने क्या कहा? सनवेन पूछने आया। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा। उन्होंने कहा कि अगर ठीक हो तो मैं कुछ दिनों में काम शुरू कर सकता हूँ और मुख्य रूप से हाथ से चित्र बनाने का काम करूंगा। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा और कुछ दिनों में उनसे बात करूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। सनवेन ने उसका कंधा थपथपाया। जरा ध्यान से सोचो। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने अपनी घड़ी देखी। तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए। मैं पहले घर जाऊंगा। उस समय सनवेन काम पर थे, इसलिए ज्यादा बातचीत करना उचित नहीं था। सनवेन ने किंग गुआंगलिन को दरवाजे तक छोड़ा और फिर अपनी मेज पर आकर चित्र बनाना जारी रखा। बगल में बैठा व्यक्ति उत्सुकता से गपशप करने के लिए झुका। भाई वेन, आपके दोस्त का इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा। अब वह शुरू करने से पहले बस सोच रहा है। मैं शेख ही नहीं बघार रहा, वह आदमी मुझसे कहीं बेहतर है। वास्तव में क्या यह नकली हो सकता है? किंग गुआंगलिन लिफ्ट से नीचे उतरा और बस स्टॉप की ओर चल पड़ा।
वह सोच रहा था कि कल हेफोंग से भविष्य जानने के लिए पूछेगा कि क्या ये नौकरी विश्वसनीय है। उसे लगा कि यह ठीक है। ये सब सीखने से शायद उसे खुद भी कुछ छोटी छोटी कहानियां लिखने का मौका मिले। इंटरनेट के जमाने में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप रोजी रोटी कमा सकते हैं। एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरते हुए वह रुक गया। प्रवेश द्वार पर एक ठेले पर कई छोटी छोटी चीजें सजी हुई थीं। उसने सहजता से उस पर नजर डाली और उसे तुरंत एक पांडा स्टाइल की हेयर टाई पसंद आ गई। हे फैंग को ये पसंद आ सकता है। ये कितने का है? किंग गुआंगलिन ने अपना बटुआ निकाला और पूछा। 10 युआन। उसने 10 युआन निकाले और दुकान के मालिक को दे दिए, फिर बालों की टाई अपनी जेब में रख ली और कल हे फोन को दिखाने की योजना बनाई। जब आप नए नए प्यार में पड़ते हैं तो बस यही होता है। आपको कुछ स्वादिष्ट लगता है और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उसे आजमाए। आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं और उसे दूसरों को सुझाना चाहते हैं। आप कुछ मजेदार देखते हैं और उसे साथ में अनुभव करना चाहते हैं। आप सुंदर कपड़े देखते हैं और सोचते हैं कि क्या दूसरा व्यक्ति उन्हें पहनना पसंद करेगा। हर जगह रोमांस की खुशबू थी। घर लौटते हुए पड़ोस का छोटा मोटा आदमी दरवाजे पर अपने सिर के बराबर का कटोरा लिए बैठा नूडल्स चूस रहा था। जब उसने किंग गुआंगलिन को वापस आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इतनी देर रात खाना खा रहे हो? किंग गुआंगलिन ने सहजता से पूछा। ये छोटा मोटा कुत्ता उसके पीछे पीछे टहलता था और उसे भाई लिन कहकर पुकारता था। वह बहुत प्यारा था। अब वह उस उम्र में पहुंच गया है जहां कुत्ते भी उसे परेशान करने वाले लगते हैं, हमेशा उछलते कूदते रहते हैं। फिर भी जब वह उसके सामने होता था तो वह अच्छा व्यवहार करता था। छोटे मोटे आदमी ने जल्दी से नूडल्स को अपने मुंह में निगल लिया और उत्साह से चिल्लाया, भाई लिन, तुम वापस आ गए। मैं वापस आ गया हूँ। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया और अपनी ठुड्डी से उसे संकेत दिया, तुम्हारा कटोरा लीक हो रहा है। छोटा मोटा आदमी चौंक गया, सहज रूप से कटोरे को पलटकर नीचे की ओर देखना चाहता था, लेकिन वह अचानक रुक गया और गुस्से से बोला, एक ही चाल से मैं दोबारा मूर्ख नहीं बन पाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो भूल जाओ। किंग गुआंगलिन ने कंधे उचकाए और घर की ओर चलने लगा। भाई लिन, मुझे चित्र बनाना सिखाओ। छोटा मोटा लड़का हाथ में कटोरा लिए बोला, मैं एक बिल्ली बनाना चाहता हूँ। बिल्ली बनाने का होमवर्क? किंग गुआंगलिन ने उसे तिरछी नजरों से देखा। हर बार स्कूल का होमवर्क होता था तो ये बच्चा ऐसी ही नजरों से देखता था। यह एक प्रतियोगिता है। मैं चाहता हूँ कि बिग ब्लैक चारकोल जीत जाए। पहले अपना खाना खत्म करो, फिर मुझे ढूंढने आना। किंग गुआंगलिन ने नूडल सूप से भरे अपने मुंह को देखा। ध्यान रखना कि तुम साफ सुथरे हो। अगर गंदे हुए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं अभी खत्म करता हूँ। छोटे मोटे आदमी ने जवाब दिया और पीछे चलना बंद कर दिया और नूडल्स मुंह में डालना जारी रखा। जब किंग गुआंगलिन घर पहुंचा तो उसकी मां वहां नहीं थी। शायद वह पुरानी चीजों का अध्ययन करने के लिए आंटी वान को ढूंढने गई थी। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और सोफे पर बैठ गया, थोड़ा बेफिक्र सा महसूस कर रहा था। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद किंग गुआंगलिन उठे और शेफ हे के खाना पकाने का चित्र बनाने स्टूडियो चले गए। वह कल रात ही यह चित्र बनाना चाहते थे लेकिन बहुत थके हुए थे, इसलिए सोने चले गए। हेफोन को पहले दी गई पेंटिंग के विपरीत किंग गुआंगलिन इस बार पेंसिल स्केचन का इस्तेमाल करना चाहते थे। इस तरीके से पिछली रात उन्हें मिली प्रेरणा के पल को ज्यादा सीधे तौर पर दर्शाया जा सकता था, जिससे दृश्य थोड़ा ज्यादा जीवंत हो जाता। एप्रन पहने, सौम्य और सुंदर हेफांग की छवि उसके मन में अंकित हो गई। किंग गुआंगलिन ने सोचा और पेंसिल नीचे रख दी। छोटा मोटा बच्चा बाद में आने वाला था, इसलिए चित्र बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। किंग गुआंगलिन दरवाजा खोलने गया। छोटा मोटा आदमी अपनी बाहों में एक बड़ी काली बिल्ली को दबाए दरवाजे पर खड़ा था। बड़ी काली बिल्ली हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और दयनीय नजरों से किंग गुआंगलिन को देख रही थी। तुम आंटी ली की बिल्ली को यहाँ क्यों लाए? चारकोल नामक बिल्ली को पड़ोसी आंटी ली ने पाला था और वह अक्सर उस क्षेत्र में घूमती रहती थी, जिससे सभी लोग उससे परिचित हो गए थे। छोटे मोटे आदमी ने बड़ी काली बिल्ली को उठाकर किंग गुआंगलिन के सामने रख दिया। मैं बड़ी काली चारकोल खींचना चाहता हूँ और उसे जीत दिलाना चाहता हूँ। अंदर आ जाओ। किंग गुआंगलिन ने छोटे मोटे आदमी और बिल्ली को अंदर आने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैं चित्र कैसे बनाऊं? छोटा मोटा आदमी स्टूडियो में बिल्ली के साथ खड़ा होकर उससे पूछ रहा था। बिल्ली का चित्र बनाना आसान है। कागज पर कोयला लगाओ, हाँ, उसके शरीर को दबाओ, फिर पेंसिल से उसके चारों ओर रेखा खींचो। किंग गुआंगलिन ने पानी का कप पकड़े हुए निर्देश दिया। बिल्ली को कागज से उतारते हुए छोटे मोटे आदमी ने रेखाओं के एक स्पष्ट समूह को देखा और जीवन के प्रति संदेह महसूस किया। ये बिग ब्लैक चारकोल नहीं है, बस 2 आंखें जोड़ दो, किंग गुआंगलिन ने कहा जैसे ही उसने अपना पानी खत्म किया और उसे कदम दर कदम मार्गदर्शन दिया। ये बिल्ली जैसी नहीं दिखती। छोटा मोटा आदमी बीच में 2 बिंदु वाली आंखों वाली अनियमित आकृति को घूरते हुए झुंझलाया। बिल्ली तरल है, वह आकार बदल सकती है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आप इसे कैसा देखना चाहते हैं? किंग गुआंगलिन ने चारकोल का सिर सहलाया। मुझे एक बहुत बड़ा काला चारकोल चाहिए। छोटे मोटे आदमी ने अपना सिर झुकाया और एक पल सोचा। ट्रांसफॉर्मर जैसा, एक ट्रांसफॉर्मर बिल्ली। किंग गुआंगलिन ने सोचा। उसे मानना पड़ा कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कैसा दिखेगा। 1 मिनट रुको। छोटा मोटा आदमी स्टूडियो से बाहर निकला, दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन लिविंग रूम में खड़ी थी, चारकोल के फर को धीरे धीरे सहला रही थी। ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि वह क्या करने वाला है। कुछ ही देर में छोटा मोटा आदमी एक ट्रांसफॉर्मर खिलौना लिए हुए वापस दौड़ा। मुझे ऐसा ही बड़ा काला चारकोल चाहिए। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने चारकोल को एक तरफ रख दिया और वह आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेट गया, अपनी पूंछ हिलाते हुए उन दोनों को देख रहा था। चित्र बनाना सीखना तो बस एक बहाना था।
छोटा मोटा लड़का साफ तौर पर चाहता था कि किंग गुआंगलिन उसे चित्र बनाने में मदद करे ताकि वह अपने सहपाठियों को दिखा सके। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने एक पेंसिल ली और ड्राइंग बोर्ड पर रेखा चित्र बनाने लगा, बीच बीच में उस ट्रांसफॉर्मर पर नजर डाल लेता जिसे उस छोटे मोटे आदमी ने उसके बगल में रखा था। जल्द ही एक ट्रांसफॉर्मर बिल्ली सामने आ गई। ये कैसा है? किंग गुआंगलिन छोटे मोटे आदमी के सौंदर्य को समझ नहीं सका, इसलिए उसने उसकी राय पूछी। यह विस्मयकारी है। छोटा मोटा आदमी इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने बिग ब्लैक चारकोल को बिल्कुल ऐसा ही देखा था, शक्तिशाली, भव्य। ये लीजिए, इसे अपने कार्य के लिए जमा कर दीजिए। उम्मीद है कि बच्चे को शिक्षक से डांट नहीं पड़ेगी। धन्यवाद भाई लिन। छोटा मोटा आदमी बहुत खुश था। उसने तस्वीर को खजाने की तरह थाम रखा था और बाहर की ओर भागा। अब उसे चारकोल या उसके ट्रांसफॉर्मर की कोई परवाह नहीं थी। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से उसे वापस बुलाया, जमीन पर पड़े चारकोल की ओर इशारा करते हुए कहा, अपना ट्रांसफॉर्मर और चारकोल भी ले लो। ओह, छोटा मोटा आदमी पीछे भागा, चारकोल और ट्रांसफॉर्मर उठा लाया। जाने बच्चों में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। वे जहां भी जाते दौड़ना ही पसंद करते थे। अध्याय 26 विवाह का उद्देश्य क्या है। स्केचिंग तो जल्दी हो गई, लेकिन टचअप में काफी समय लगा। किंग गुआंगलिन ने पूरी दोपहर स्टूडियो में बिताए और शाम तक तभी राहत की सांस ली जब उन्होंने अपना ब्रश नीचे रखा और अपने पूरे हुए काम को निहारने लगे। पेंटिंग में दिख रही महिला ने फूलों का एप्रन पहना हुआ था। उसके बाल पीछे की ओर जुड़े में बंधे थे और माथे पर बालों की एक छोटी सी लट लटक रही थी। उसने एक हाथ में स्पैचुला और दूसरे हाथ में बर्तन पकड़ा हुआ था। उसकी बगल से मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी और खाना बनाते हुए वह निश्चिंत और आनंदित दिख रही थी। किंग गुआंगलिन ने एक बार कल्पना की थी कि उसका भावी जीवनसाथी कैसा होगा, शायद सुनहरे बालों वाली लहरें या लंबी टांगें और सुडौल शरीर वाला। युवाओं की अक्सर यही कल्पनाएं होती हैं। उसने ऐसा ही कोई व्यक्ति ढूंढने के बारे में भी सोचा था। अब कैनवास को देखते हुए किंग गुआंगलिन को अचानक एहसास हुआ कि सबसे अच्छा क्या था, ये ग्लैमर और आकर्षण नहीं था, बल्कि एक स्थिर, प्रवाहपूर्ण जीवन था। बाहरी दिखावे तो बस भ्रम थे। अगर वह 200 पाउंड की हेवीवेट भी बन जाए तो भी वह सर्वश्रेष्ठ ही रहेगी। वह ऐसे अच्छे व्यक्ति को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसे याद करने का मतलब था कि उसके जैसा दूसरा मिलना असंभव था। किंग गुआंगलिन को अचानक महसूस हुआ कि उनके बीच प्रगति थोड़ी धीमी थी और उसे अपने पास कसकर रखने की इच्छा हुई। खाने का समय हो गया है, किंग की मां ने दरवाजा खटखटाया। आ रहा। किंग गुआंगलिन ने अपना ब्रश नीचे रखा और स्टूडियो से बाहर चला गया। रात के खाने में तले हुए आटे की टिकियां थीं जो किंग की मां ने खरीदी थी, और साथ में तरबूज भी। उसने आटे की एक टिकिया का एक टुकड़ा खाया, एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मां, मैं हेफोंग से शादी करना चाहता हूं। किंग गुआंगलिन ने किंग की मां की ओर देखा। किंग की मां आटे की छड़ी पकड़े हुए संदेह कर रही थी कि उसने सही सुना है। क्या? मैं हेफोंग से शादी करना चाहती हूं, किंग गुआंगलिन ने दोहराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम्हें हेफोंग को बताना होगा। किंग की मां ने भौहें चढ़ाई। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा है। मुझे बताने का क्या फायदा? अच्छा, क्या तुम्हें सहमत होना जरूरी नहीं है? किंग गुआंगलिन किंग की मां के जवाब से हैरान रह गई। ऐसी बात तो परिवार को बतानी ही चाहिए, है ना? अगर मैं सहमत न होऊं तो क्या होगा? किंग की मां ने तरबूज को एक टुकड़ा काट लिया और एक दर्शक की तरह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। चाहे आप सहमत हो या नहीं, मैं उससे शादी करूंगा। तो फिर मुझे क्यों बताया? किंग की मां ने आंखें घुमाई। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि वह राजी ना हो। मुझे परवाह नहीं है, आपको मेरी मदद करनी होगी। किंग गुआंगलिन ने आटे की छड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लिया। उसने पहले ही सावधानी को हवा में उड़ा दिया था। वह आपकी होने वाली बहू है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? मुझे यकीन है। कोई पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं। अगर वह तुम्हें पसंद है तो उसके पीछे पड़ जाओ। मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। किंग की मां ने आह भरी। हेफांग एक अच्छी लड़की है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। तुमने भी ध्यान दिया? किंग गुआंगलिन ने मुस्कुराते हुए आटे की छड़ी को काटते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई है। मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था। किंग की मां ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, मैंने तो तुमने जितना चावल खाया है उससे कहीं अधिक नमक खाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा निर्णय बेहतर है? तो फिर मुझे कुछ सलाह दो। किंग गुआंगलिन को लगा कि वह अकेले ये सब नहीं संभाल सकता। मैं उससे शादी कैसे करूं? वह अभी भी स्कूल में है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। किंग की मां को पता नहीं था कि उसे क्या हो गया। वह अचानक इतनी चिंतित हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई भी लापरवाही मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या लापरवाही कर सकता हूँ? किंग गुआंगलिन ने तरबूज का एक निवाला लिया, फिर एक पल के लिए सोचा, क्या मुझे पहले उसके परिवार से मिलना चाहिए? ये स्पष्ट है, न केवल उनसे मिलना बल्कि उनकी बेटी से शादी करने के लिए उनकी सहमति भी लेना। किंग गुआंगलिन चिंतित था। हेफोंग से जल्द शादी करना मुश्किल लग रहा था। उसे क्या करना चाहिए? तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। किंग की मां ने चेतावनी दी। शादी कोई खेल नहीं है, यह एक नया परिवार बनाने के बारे में है, और जब समय आएगा तो मैं भी एक अजनबी हो जाऊंगी। ये जीवन भर का मामला है, बाद में पछताना मत। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हम सब एक बड़ा परिवार होंगे जिसमें उसके माता पिता भी शामिल हैं। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसने सब कुछ समझ लिया है। उसने अपने हाथ धोने के लिए आधा खाया हुआ आटा नीचे रख दिया, फिर किंग की मां को दिखाने के लिए ताजा चित्र निकाला। कल उसे खाना बनाते हुए देखकर मुझे उससे खास लगाव हो गया। देखो, यही तो मैं चाहता हूँ। उसे न पाकर मुझे उसके जैसी कोई और नहीं मिलेगी। किंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम यही चाहते हो कि वह जीवन भर तुम्हारे लिए खाना पकाए? नहीं। किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि उस एहसास को कैसे बयां करे। उसने कुछ देर सोचा पर शब्द नहीं ढूंढ पाया।
उसने बस तस्वीर वापस बेडरूम में रख दी, फिर खाना खाने के लिए बाहर आ गया। खैर, मुझे तो वो पसंद है, ये प्यार है, तुम नहीं समझोगे। अरे, प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? किन की माँ को उसका व्यवहार मजेदार लगा, तुम्हें तो बस उसके बनाए खाने की तलब है। मुझे कोई परवाह नहीं, वह खाना बनाती है और मैं बर्तन धोता हूँ, वह अंडे खाती है और मैं उन्हें छीलता हूँ, वह अपने पैर धोती है और मैं पानी लाता हूँ। मुझे वह बस पसंद है। पहले एक छील कर देखो, कहना आसान है। तुम्हारे पिताजी कहते थे कि वे रोज बर्तन धोएंगे, फिर क्या हुआ? किन की माँ प्रभावित नहीं हुई, लड़का मंत्रमुग्ध सा लग रहा था। कह रहा है कि वो उससे शादी करेगा, मानो किसी से शादी करना कितना आसान हो। वे बस कुछ ही दिन साथ रहे हैं, क्या होगा अगर किसी दिन उनका झगड़ा हो जाए और ब्रेकअप हो जाए? युवा आवेगशील होते हैं, मनमर्जी से काम करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, कुछ ही दिनों में मैं काम शुरू कर दूंगा, शुरुआत पैसे कमाने से करूंगा। जॉब खोजें। हाँ, मैं आज इंटरव्यू में पास हो गया, मैं कुछ दिनों में काम शुरू कर दूंगा। क्या नौकरी? एक स्टूडियो जो कॉमिक चित्रण करता है, ये बहुत अच्छा लगता है। किंग गुआंगलिन ने इशारा किया, प्रोबेशन अवधि के बाद ये प्रति माह 7,000 का मूल वेतन और प्रदर्शन वेतन है। वेतन का जिक्र सुनकर किन की माँ थोड़ा चिढ़ गई, घर पर रहने के बराबर। मैं अपने खाली समय में अभी भी फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, इसे कहते हैं आमदनी बढ़ाना और खर्च कम करना, किंग गुआंगलिन ने बताया। अभी मेरा ज्यादातर समय बेकार में बीतता है। काम पर जाने का मतलब है अतिरिक्त वेतन कमाना। ग्राहकों के लिए चित्र बनाने में खुद को समर्पित करते हुए वह सबसे जटिल चित्र भी 1-2 दिन में पूरे कर लेते थे। किसी कलाकृति की फीस मुख्यतः उद्देश्य और आकार के साथ साथ कलाकार के स्तर पर भी निर्भर करती थी। सच कहूं तो ये काम एक मानसिक श्रम था। अगर वह अपने नाम से हस्ताक्षर कर पाता तो वह कुछ $100 प्रति ऑर्डर ले सकता था। अगर नहीं तो कीमत ज्यादा थी। 2 या 3 नौकरियों से होने वाली कमाई स्टूडियो की तनख्वाह के बराबर थी। फिलहाल वह हर महीने सिर्फ 2 या 3 इनाम कमीशन ही लेता था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम खुद पर ज्यादा काम न करो। किन की माँ वास्तव में उसके कला व्यवसाय को समझ नहीं पा रही थी और वह इससे निपटना नहीं चाहती थी। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। खाने के बाद किंग गुआंगलिन ने तरबूज के छिलकों को साफ किया, उन्हें रसोई के कूड़ेदान में फेंक दिया और अपने कमरे में वापस आ गया। उसने हे फॉन के साथ थोड़ी बातचीत की, लेकिन उससे शादी करने की अपनी उत्सुकता को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। वह उसे डराने से डरता था और बहुत डरपोक था। केवल खुद ही इसके बारे में सोचने का साहस कर पाया और अधिक से अधिक किन की माँ से सलाह ली। शेफी द्वारा खींची गई तस्वीर को फिर से देखते हुए किंग गुआंगलिन ने उसे मेज पर लगे शीशे के नीचे रख दिया। उसके नीचे पिछली बार रोलर कोस्टर पर उनकी तस्वीर भी दबी हुई थी। चाहे वे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हों या मेज पर बैठकर पढ़ रहे हों, वह उसे एक नजर में ही देख सकता था। उसे व्यक्तिगत रूप से न देख पाने के कारण उसकी तस्वीरें और चित्र देखना ही सबसे अच्छा विकल्प था। अध्याय 27 भावनाओं को समझना वाकई मुश्किल है। संपादक एटलस स्टूडियो। इंटरनेट सचमुच एक महान चीज थी। पहले आप सिर्फ वही सुन सकते थे जो शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। किंग गुआंगलिन के कंप्यूटर में कई प्रसिद्ध प्रोफेसरों के वीडियोज का एक बड़ा संग्रह था, जिन्हें उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। सिर्फ कला के ही नहीं, बल्कि समाजशास्त्र और पुरातत्व जैसे अन्य क्षेत्रों के भी। अगर वह अपनी पढ़ाई जारी रखता तो इन अकादमिक दिग्गजों के व्याख्यान जरूर सुन सकता था, लेकिन सिर्फ दिलचस्पी के लिए व्याख्यानों में जाना उसे समय की बर्बादी लगता था। यही सबसे अच्छा तरीका था। खाली समय में उनकी प्रतिभा को निहारना उसे बहुत अच्छा लगता था। किंग गुआंगलिन को अपने ज्ञान का आधार बढ़ाना और रुचि के क्षेत्रों में गहराई से जाना बहुत पसंद था। उनके व्याख्यानों के वीडियो देखने से उन्हें अक्सर अचानक स्पष्टता का क्षण मिल जाता था। जो भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट था, उसकी सोचने का तरीका आम लोगों से अलग था। इस तरह की सोच सीखना उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का सबसे अच्छा तरीका था और निश्चित रूप से इससे उसके संज्ञानात्मक स्तर में भी वृद्धि हुई। कुछ देर तक बॉस को पश्चिमी संस्कृति समझाते देखने के बाद किंग गुआंगलिन ने प्रेम के बारे में पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोणों के अंतर पर शोधपत्र खोजे। उसे कुछ धुंधली समझ थी और वह उसी के बारे में सोचते सोचते सो गया। 20 मई, हल्की बारिश। किंग गुआंगलिन उठी और खिड़की की तरफ देखकर आह भरी। ये खराब मौसम हेफांग के साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। बहुत निराशाजनक। वह अपना फोन उठाने के लिए बिस्तर की ओर मुड़ा। हमेशा की तरह हेफांग ने उसे गुड मॉर्निंग कह दिया था, इसलिए उसने जवाब दिया और कुछ सोचने के बाद कपड़े पहने और अकेले टहलने जाने का फैसला किया। कमरे के बाहर किंग की माँ बैठक में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। उसे बाहर आते देख उसने आवाज लगाई, बर्तन में दलिया है। और ठीक है। किंग की माँ ने फिर से कागज पर नजर डाली, फिर एक पल बाद उसे कुछ याद आया। फ्रिज में अचार की एक प्लेट है जो बहुत स्वादिष्ट है। क्या हेफांग ने इसे बनाया है? देखने से ऐसा लगता है कि ये दुकान से खरीदा हुआ नहीं है, बल्कि घर पर सफेद मूली से बनाया गया है। शायद। किंग गुआंगलिन को याद आया कि हेफांग ने कहा था कि वह अचार बनाने जा रही है, इसलिए यह वही प्लेट होगी। उसे किसी और दिन आकर मुझे इसे बनाना सिखाने के लिए कहो। ये खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है। जरूर। किंग गुआंगलिन ने खुद के लिए दलिया का कटोरा परोसा और याद दिलाया, उसे यह मत बताना कि मैंने तुम्हें कल क्या कहा था। तुम्हारी माँ बेवकूफ नहीं है। किंग की माँ उदासीन थी, इससे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। 8 किरदार अभी लिखे भी नहीं गए थे और वो अभी से ही एक रिश्ते में होते हुए शादी के बारे में सोचने लगा था। बेवकूफ लड़का अभी तो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी अगर बात बन गई तो बुरा नहीं होगा। आजकल बच्चों को बहुत लाड़ प्यार मिलता है और हेफांग वाकई बाकी सबसे कहीं बेहतर है। किंग की माँ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और पूछा, तुम मुझसे शादी करने का क्या प्लान बना रहे हो? बस ऐसे ही। किंग गुआंगलिन बिना कुछ कहे हकलाया। ऐसा का क्या मतलब है? ओह, कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद स्वाभाविक रूप से हम शादी कर लेंगे। किंग की माँ ने कहा, कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद सबसे आम परिणाम ब्रेकअप होता है।
फट, ऐसा कैसे हो सकता है? किंग गुआंगलिन ने सोचा कि उसकी माँ जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्यों नहीं? किंग की माँ ने अखबार नीचे रखा और उससे बात करने के लिए मुड़ी। देखो, हेफांग अभी भी स्कूल में है और ग्रेजुएट होने वाला है। एक बार जब वह स्कूल छोड़कर काम करने लगी तो उसकी मुलाकात और भी लोगों से हुई और उसका नजरिया जरूर व्यापक हुआ। समाज और स्कूल एक जैसे नहीं थे और बाहर भी बहुत से बेहतरीन लोग थे। टीएस। किंग गुआंगलिन जितना ज्यादा सुनता गया उसे बात उतनी ही ज्यादा अटपटी लगती गई। लेकिन सोचने पर बात काफी हद तक सही लगी। वह अपने हाथ में रखे दलिया का आधा कटोरा भी पूरा नहीं खा पाया और उसे सीधे मेज पर रख दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे तुम्हारे बारे में क्या पसंद है? किंग की माँ एक भावनात्मक विश्लेषक बन गई और मदद करने लगी। मुझे नहीं पता। तो बस, किंग की माँ ने सिर हिलाया। हो सकता है कि एक दिन तुम बिना जाने ही ब्रेकअप कर लो। मुझे शाप मत दो। किंग गुआंगलिन ने कुछ देर सोचा। वह शिक्षिका बनना चाहती है। स्कूल में तो इतने ही शिक्षक होते हैं, है ना? वहाँ कोई विशेष रूप से उत्कृष्ट शिक्षक तो नहीं होना चाहिए। एक टीचर। किंग की माँ को शिक्षण के पेशे से खासा लगाव था। तो फिर तुम्हें मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। इतनी अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अभी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ और इससे मैं बहुत निष्क्रिय महसूस कर रही हूँ। किंग गुआंगलिन किंग की माँ के पहले के शब्दों से घबरा गई और असहज महसूस करने लगी। मुझे इसके बारे में सोचने दें। किंग की माँ को विचारों में खोया हुआ देखकर किंग गुआंगलिन ने दलिया अपने मुंह में रख लिया, मेज को व्यवस्थित किया और उसके सामने बैठ गया, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा में। क्या तुम उसके दोस्तों को जानते हो या वह तुम्हारे दोस्तों को जानती है? किंग की माँ ने पूछा। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आपके मित्रों के समूह का आपस में मिलना जरूरी है। उचित लगता है। क्या आपके शौक एक जैसे हैं? किंग की माँ ने फिर पूछा। पढ़ना, ये पर्याप्त नहीं है। भावनात्मक विशेषज्ञ किंग की माँ ने सुझाव दिया। जितनी अधिक आपकी रुचियां समान होंगी उतना ही बेहतर होगा और बेहतर होगा कि आप साथ मिलकर काम करें। किंग गुआंगलिन ने अपनी जांघ पर थपथपाया। हाँ, मैंने ये कैसे नहीं सोचा? क्योंकि तुम मूर्ख हो। किंग की माँ ने व्यंग्य किया। और कुछ, मुझे और सिखाओ। इन चीजों में समय लगता है। जब मैं कुछ सोच पाऊंगा तो आपको बता दूंगा। किंग गुआंगलिन कुछ देर तक बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, इसलिए उसने एक छाता पकड़ा और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। ध्यान से सोच लो, मैं टहलने जा रहा हूँ। उसने किंग की माँ से कहा, मैं दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? लुओ नदी के किनारे घूमते हुए। जब उसके पास करने को कुछ और न हो तो वह नदी के किनारे टहलकर कुछ प्रेरणा पा सकता था। लुओ नदी लुओ शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लुओ नदी के दृश्यों को दर्शाने वाले चित्रों को बेचने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, बेशक उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया जाना जरूरी था। चाहे डेटिंग हो या शादी, पैसा अपरिहार्य था। छाता खोलकर बाहर निकला। बाहर सड़क थोड़ी गीली थी और जल्दी जल्दी चलने वालों की भीड़ कम थी। छोटा फैटी पैन की दुकान के दरवाजे पर उकड़ू बैठा, ब्लैकी को चिढ़ाते हुए चिल्लाया, भाई लिन, मैं कल ब्लैकी की पेंटिंग प्रतियोगिता में ले जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक पुरस्कार वापस लाओ, किंग गुआंगलिन ने उत्तर दिया। प्राथमिक विद्यालय की प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार जीता जा सकता है? एक पेंसिल केस, एक रबड़। लिटिल फैटी को पूरा विश्वास था, मैं जरूर जीतूंगा। जब मुझे इनाम मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप इसे अपने लिए रखें। किंग गुआंगलिन ने उसके अच्छे इरादों को ठुकरा दिया और इत्मीनान से बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि किंग की माँ ने ग्रेजुएशन के बाद की जिंदगी के बारे में क्या कहा था। क्या स्कूल का प्यार वाकई इतना नाजुक होता है? स्वयं का बेहतर संस्करण बनना ही सही रास्ता था। हल्की बारिश छाते पर जोरदार तरीके से पड़ रही थी, जिससे हल्की सी आवाज आ रही थी। गुजरती गाड़ियों से सड़क पर पानी तो नहीं उछल रहा था, लेकिन टायरों से कीचड़ के छोटे छोटे छींटे जरूर पड़ रहे थे। उसने सड़क के किनारे चलने की कोशिश की। बस शेल्टर पर इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ थी। शायद कुछ लोग बस बारिश से बचने के लिए इंतजार कर रहे थे। कई लोगों के हाथ में छाते नहीं थे। उन्होंने सीमित स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि वे बस स्टॉप के किनारे अपना छाता लेकर खड़े रहे, चुपचाप बस को आते हुए देखते रहे, यात्रियों को चढ़ने के लिए रुके और फिर चले गए। बस एक विशालकाय लोहे के जानवर जैसी थी जो हर स्टॉप पर लोगों को निगल रही थी। किंग गुआंगलिन के मन में अचानक एक कार खरीदने का विचार आया। यह न सिर्फ ज्यादा सुविधाजनक होगी बल्कि हेफांग को बस में भीड़भाड़ से भी बचाएगी। वह जानता था कि हेफांग को दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क पसंद नहीं था। बाहर जब भी वह किसी को कुछ देती या पैसे देती तो हमेशा पैसे मेज या काउंटर पर रखने की कोशिश करती, शायद ही कभी सीधे देती। अपनी बचत के बारे में सोचते हुए किंग गुआंगलिन को लगा कि यह योजना व्यावहारिक है। अपनी जिंदगी को प्रभावित किए बिना अपनी मौजूदा कमाई से वह अगले साल की शुरुआत में ही एक मध्यम श्रेणी की कार खरीद सकता है। वैसे भी कॉलेज में रहते हुए ही उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। अध्याय 28 मछुआरा आदमी मछली पकड़ने के अलावा सब कुछ कर सकता है। संपादक एटलस स्टूडियो। किंवदंती है कि फूशी की बेटी मीफी लुओ नदी के मनोरम दृश्यों से मंत्रमुग्ध होकर लुओ शहर आ गई। उसने स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने के लिए जाल बुनना सिखाया और अपने पिता से सीखी शिकार, पशुपालन और खेती की तकनीकें उनके साथ साझा की। बाद में वह गलती से लुओ नदी में डूब गई और भगवान लुओ में परिवर्तित हो गई और इस भूमि की रक्षा करना जारी रखा। ये कहानी लुओ शहर के हर निवासी ने बचपन से सुनी है। नदी के किनारे भगवान लुओ की 6 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। त्योहारों के दौरान आसपास के लोग इसके आधार पर फल और पेस्ट्री चढ़ाते हैं। बस से उतरकर किंग गुआंगलिन कुछ दूर चलकर भगवान लुओ के चरणों में पहुंचे। छाता पकड़े हुए उन्होंने उस मूर्ति की ओर देखा जिसका चित्र उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में बनाया था।
उसकी मनोहर और अलौकिक आकृति को कैद करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उसकी एक अच्छी खासी नकल की और एक छोटा सा स्कूल पुरस्कार भी जीता। यह मूर्ति 2 महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शनी पैनल में प्रदर्शित रही। धूप वाले दिनों में सूर्य की रोशनी में मूर्ति अपनी सुनहरी चमक के साथ और भी सुंदर दिखाई देती थी। किंग गुआंगलिन ने दृश्यों की तुलना की और महसूस किया कि बरसात के दिन में कुछ कमी थी, इसलिए उसने चित्र न बनाने का फैसला किया और वहां से चला गया। बारिश भी मछली पकड़ने के शौकीनों को नदी के किनारे बैठकर बड़े बड़े छातों के नीचे आराम से बातें करने, चारे की तुलना करने, पकड़ी गई सबसे बड़ी मछली के बारे में शेखी बघारने तथा कल कौन खाली हाथ घर गया इस बारे में गपशप करने से नहीं रोक पाए। अधेड़ उम्र के आदमियों के एक समूह में एक नौजवान अलग ही नजर आ रहा था। जहां बाकी लोग छाते लिए हुए थे, वहीं वह रेनकोट और बांस की टोपी पहने आत्मविश्वास से अपनी नाव को निहार रहा था। यह उसका दोस्त जियाओ यू था। अरे, किंग गुआंगलिन शियाओ यू के पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब काम का समय हो गया है ना? जियो यू अचानक अपने क्षेत्र से बाहर आया, आश्चर्य से ऊपर देखा। लिन, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? तुम्हारे काम का निरीक्षण करते हुए किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा, दोस्त तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, एक भी मछली नहीं पकड़ी। लाल बाल्टी पूरी तरह खाली थी। ओह, बस कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ, शियाओ यू ने नाराज होकर कहा। आखिरकार एक दिन की छुट्टी मिल ही गई, बारिश का सामना करके मछलियों को खाना खिलाया। मैं तो बड़ा संत हूँ। वह रुका, तुम प्रेरणा की तलाश में निकली हो। शियाओ यू के लिए ये स्पष्ट था, यदि किंग गुआंगलिन इस मौसम में बाहर थे तो संभवतः वह कलात्मक सामग्री की खोज कर रहे थे। मैं और क्या कर रहा होता? मैं कोई मछुआरा नहीं हूँ। किंग गुआंगलिन ने चारों ओर देखा। नदी में कोई नाव नहीं थी, केवल बारिश की बूंदें लहरें पैदा कर रही थीं, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया। एक पल सोचने के बाद उसने नदी की ओर इशारा करते हुए शियाओ यू को सुझाव दिया, क्यों न बीच से मछली पकड़ने के लिए एक छोटी नाव ढूंढी जाए। तुम्हें एक बड़ी मछली जरूर मिलेगी। जियाओ यू हंसा, क्या मुझे भी रीड कोट पहन लेना चाहिए? और भी बेहतर, और एक जग शराब लाऊं? दिलचस्प लगता है। एक गाना और एक ड्रिंक। एक अकेला आदमी शरद ऋतु की नदी में मछली पकड़ रहा है। जियाओ यू ने उसे तिरछी नजर से देखा। अगर तुम पेंटिंग करना चाहते हो तो एक मॉडल किराए पर लो, मुझे शिकार मत बनाओ। आप वैसे भी यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। किंग गुआंगलिन ने कंधे उचका दिए। जब आप यहाँ से जाएंगे तो शायद नदी का पानी ही पिएंगे। अगर मछली नहीं पकड़ सकते तो झींगा पकड़ो। अगर झींगा नहीं मिल रहा तो जंगली सब्जियां इकट्ठा करो। अगर वे आसपास न हो तो घर जाने से पहले नदी का पानी पी लो। यही मछुआर एक का सिद्धांत है। आप समझ नहीं रहे हैं, ये प्रक्रिया का आनंद लेने के बारे में है। जियो यू ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई, चारा फिर से गायब हो गया था। ठीक है, फुर्सत से मौज करो, किंग गुआंगलिन ने उदासीनता से कहा। बरसात के दिन खाली बैठना आनंद माना जाता था, वह ऐसे मनोरंजन की कल्पना ही नहीं कर पा रहा था। मैं कहीं और जा रहा हूँ। मत जाओ, मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। जियो यू हिचकिचाया। उसने फिर से हुक नहीं डाला, लेकिन सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब और मछली पकड़ना नहीं, हमें कहाँ रुकना चाहिए। छुट्टी का पूरा दिन सिर्फ मछलियों को खाना खिलाने में नहीं बिताना चाहिए। ये मछलियां मुश्किल होती जा रही थी। अगली बार वह सीपोल लेकर आएगा। किंग गुआंगलिन को वह मछली पकड़ने वाली नाव का दृश्य नहीं मिल पाया जो वह चाहता था, और न ही उसे लक्ष्यहीन रूप से भटकने का मन हुआ। हम बारिश में कहाँ खेल सकते हैं? बिलियर्ड्स, इंटरनेट कैफे। जियाओ यू ने सहजता से कुछ गतिविधियों का सुझाव दिया। जब लड़के बाहर घूमते हैं तो ज्यादा कुछ करने को नहीं होता। चलो पहले अपना सामान घर वापस रख देते हैं। किंग गुआंगलिन ने मदद करने के लिए बाल्टी उठाई। समूह से पता करो कि कौन खाली है और उन्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए बुलाओ। आप सही कह रहे हैं, मैं देखूंगा कि किसके पास करने को कुछ नहीं है। जियो यू ने अपना फोन निकालते हुए और ग्रुप चैट में चिल्लाते हुए कहा। चाहे गतिविधि कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो, जब तक बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं ये दिलचस्प हो जाती है। यहाँ तक कि सिर्फ ताश खेलने से भी दिन बीत सकता है। वे शियाओ यू के घर की ओर चल पड़े, जो पास ही था, बिना किसी वाहन की जरूरत के, बस आधे घंटे की पैदल दूरी। उसके पिता ने बचपन में ही उसमें मछली पकड़ने का शौक डाल दिया था। हाल ही में काम कैसा चल रहा है? सिर्फ अनुभव हासिल करने से छोटी कंपनी कितनी अच्छी हो सकती है? जियाओ यू ने सिर हिलाते हुए कहा। बड़ी कंपनियों में 2-3 साल का अनुभव जरूरी होता है, इसलिए मुझे बेहतर वेतन के लिए किसी बड़ी कंपनी में जाने से पहले इस छोटी कंपनी में कुछ समय बिताना होगा। किंग गुआंगलिन ने उसे अंगूठा दिखाया। नौकरी बदलते हुए आगे बढ़ना बुरा नहीं है। ऐसा ही होता है, जितनी ज्यादा वरिष्ठता उतनी ही ज्यादा कीमत। ज़ुयू अचानक शरारत से मुस्कुराई। मैंने तुम्हें जो तरकीबें सिखाई वे कैसे काम आईं? किसी को फंसाया? ओह, किंग गुआंगलिन किसी भी शर्मनाक छेड़खानी की विफलता को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, बहुत प्रभावी, वास्तव में प्रभावी। जियाओ यू ने उसकी असलियत समझ ली और गहरी बात कहने का नाटक करते हुए कहा, युवक, किसी को न पकड़ना कोई शर्मनाक बात नहीं है, बस किसी और पर आगे बढ़ो। खैर, मैंने किसी को पकड़ा था। शियाओ यू के रहस्यों में से एक ये था कि यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो उसे गुप्त नहीं रखना चाहिए। यदि आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो कुछ गड़बड़ है, या तो आप बैकअप हैं या ये सिर्फ एक अफेयर है। किंग गुआंगलिन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हर जगह अपनी प्रेमिका होने की बात प्रचारित करता, लेकिन जब ये बात सामने आई तो उसने सोचा कि उसे ईमानदार होना चाहिए। आगे बढ़ना आसान है क्या? जियाओ यू ने धीरे धीरे यह महसूस करते हुए अपना सिर किंग गुआंगलिन की ओर घुमाया। तुमने किसी को पकड़ा है? हाँ, मैं अब सिंगल नहीं हूँ। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। जियाओ यू ने उसकी ओर देखा, स्पष्ट तिरस्कार के साथ। हम बेकार, मैंने शुरू से ही तुम्हारी असलियत पहचान ली थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आपने क्या बकवास देखी? किंग गुआंगलिन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जियाओ यू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, यह मानते हुए कि उसने अपने अनुमान की पुष्टि कर ली है। मेरे लिए रात का खाना खरीदो और मैं तुम्हें कुछ और चालें सिखाऊंगा।
रात का खाना तो संभव है, लेकिन बाकी सब छोड़ दो। किंग गुआंगलिन को अचानक शियाओयू अविश्वसनीय लगा, और यह उसकी दूसरी डेटिंग थी। जैसा कि जियाओयू के साथ भी हुआ, दोनों के पास अंतहीन अनुभव नहीं था। अनुभव मदद करता है, लेकिन दोनों का स्तर लगभग एक जैसा ही था। अगर तुम सीखना नहीं चाहते तो भूल जाओ। जियाओयू ने अपने फोन पर ग्रुप चैट पर नजर डाली और गुस्से से बोला, सुन वेन, वह गद्दार। क्या हुआ? एक बार लड़की मिल जाए तो भूल जाओ भाई। शियाओयू ने एक संदेश टाइप किया, फिर किंग गुआंगलिन को अपना फोन दिखाया। ये देखा, ये किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए सामान्य दृश्य है। चैट में सुन वेन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिन बिताने का जिक्र किया और दोनों की एक सेल्फी भी पोस्ट की। जियाओयू ने 6 अक्षरों में जवाब दिया, सार्वजनिक रूप से स्नेह का प्रदर्शन जल्दी ही विनाश की ओर ले जाता है। वह हमेशा उसके साथ नहीं रहता, ये कैसा आम है? किंग गुआंगलिन को लगा कि जियाओयू सपना देख रहा है। आम? क्या वो हमेशा उसके साथ घूमता रहता था? आज काम नहीं है तो जाहिर है आप इसे किसी गर्लफ्रेंड के साथ बिताएंगे। जियाओयू ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे ये सबसे स्वाभाविक बात हो। शर्म से उसने किंग गुआंगलिन की ओर देखा। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो क्या मैं मछली पकड़ रहा होता? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम भटक रहे होते? किंग गुआंगलिन उलझन में थी। आज क्या खास है? अपना सोशल फीड चेक करें, ये सब प्यार दिखाने के बारे में है। जियाओयू ने अपना फोन जेब में रख लिया। उसकी निगाहें तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह सारे झूठ को देख रहा हो। आज 20 मई है, कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार का दिन। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो आप अकेले कैसे घूम सकते थे? अध्याय 29 विचार, जब अकेले रहना संभव न हो। संपादक एटलस स्टूडियो। किंग गुआंगलिन को अचानक अपने दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। 520, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ तो था। आज किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो। सिनेमा या कॉफी शॉप जैसी जगहों पर मत जाओ, फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय उस सन वेन के जो बेवकूफ है। जियाओयू को जोड़ों की बमबारी से निपटने का बहुत अनुभव था। वेन बहुत ज्यादा है। किंग गुआंगलिन ने अपना फोन निकालते हुए हेफांग को बाहर घूमने के लिए मैसेज किया, लेकिन जियाओयू को देखकर उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ और उसने लंच के बाद उससे पूछने का फैसला किया। जियाओयू उदास दिख रहा था। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए जिसका हाथ थामकर मैं बाहर जा सकूं। हाँ, बाहर जाते समय हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। उसे अचानक ही फोन की बहुत याद आने लगी। काश हेफोंग अब उसके बगल में खड़ा होता। अचानक उसने जियाओयू को तिरस्कार से देखा। वेन की गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि उसके दोस्त भी बुरे नहीं होंगे। जियाओयू ने अपने सिंगल होने के बारे में सोचते हुए फिर से अपना फोन निकाला। मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे उससे मिलवाए। आप अपनी व्यवस्था स्वयं करें, मेरी चिंता न करें। किंग गुआंगलिन अभी भी हेफोंग के छोटे हाथों के बारे में सोच रही थी, जो पकड़ने में मुलायम और मजेदार थे। अगर मैं किसी को जान भी लूं तो भी मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। इसके बारे में सोचकर मैं थक जाता हूं। जियाओयू ने भरते हुए अपना फोन फिर से रख दिया। तो तुम क्या चाहते हो? किंग गुआंगलिन ने इसके बारे में सोचा और इस बात पर सहमत हुई कि किसी का पीछा करना परेशानी भरा हो सकता है। वह फैंग बेहतर था। कैसे स्वाभाविक रूप से वे एक साथ हो गए। तुम लड़की की तरह कपड़े पहनकर देखो कैसा रहेगा। शियाओयू ने किंग गुआंगलिन की ओर देखते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। तुम एक जोड़े का हिस्सा होने का मजा ले सकते हो। किंग गुआंगलिन ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा, मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। पहली बात तो ये कि मौज मस्ती का आपका अंदाजा थोड़ा हटकर है। दूसरी बात, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बहुत सुंदर, सुशील और परफेक्ट गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि जियाओयू जवाब दे पाता, किंग गुआंगलिन ने अपने फोन का वॉलपेपर उसके सामने लहराया। देखा, जियाओयू का चेहरा पहले तो शक से भरा हुआ था, फिर वॉलपेपर पर उस व्यक्ति को देखकर वह सदमे में आ गया। उसने अपनी छाती ऐसे पकड़ ली जैसे घायल हो गया हो। तुम भी गद्दार हो गए हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें इसके लिए पूछना ही था। किंग गुआंगलिन ने आह भरी और अपना फोन रख दिया। तुम्हें क्या शिकायत या नाराजगी है? जियाओयू हताश दिखी। मैं तो मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे भी छिप गई थी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की बजाय तुम अपनी खुशी का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ दौड़े आए। उसे लगा जैसे उस पर बहुत बड़ा आघात लगा हो। पहले से मजबूत अविवाहित रिश्ता अचानक टूट गया हो। ये दोस्ती अब और नहीं चल सकती। किंग गुआंगलिन ने उसे तिरस्कार से देखा। चलो, मैं अपनी प्रेमिका के साथ भी नहीं हूँ और यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर मुझे एक शानदार भोजन देने का दायित्व है। जियाओयू ने किंग गुआंगलिन की ओर नाराजगी भरी नजर से देखा। ठीक है, जो चाहो चुन लो। किंग गुआंगलिन ने तुरंत सहमति दे दी। जितनी जल्दी वे खाना खत्म कर लेते उतनी ही जल्दी वह हेफोंग को देख पाता और वे हाथ पकड़कर खरीदारी करने जा सकते थे। भले ही बारिश के कारण असुविधा हो, वे मॉल में टहल सकते थे या फिल्म देख सकते थे। नहीं, वह उसके बारे में क्यों सोचता रहा? किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। वे परसों ही मिले थे और वह पहले से ही लगातार उसके बारे में सोच रहा था। यह अब और नहीं चल सकता था, उसे इसे रोकना था। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जियाओयू ने संदेह से उसे देखा। क्या मैं हंस रहा था? किंग गुआंगलिन ने चौंकते हुए पूछा। जियाओयू ने भौहें चढ़ाईं और अपने हाथ से अपनी नाक पर पंखा चलाया। हवा प्यार की बदबू से भरी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये ईर्ष्या थी, लेकिन किंग गुआंगलिन उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। हेफांग का संदेश था। उसने अपनी छोटी उंगली को बाल्टी पर छाता पकड़े हुए फंसाया और दूसरे हाथ से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने शियाओयू के घर के पास ही एक रेस्टोरेंट चुना। बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों में से किसी का भी ज्यादा दूर चलने का मन नहीं हुआ। शियाओयू ने मन बना लिया था कि वह किंग गुआंगलिन के खर्चे पर दावत उड़ाएगा, क्योंकि बारिश में उसे अपनी जोड़ी की खुशियां देने का इनाम मिलेगा। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जियाओयू को ऑर्डर करने दिया जबकि वह अपने फोन पर बातें करता रहा।
अहम, अब आप इसे ज्यादा कर रहे हैं, जियोयू ने शिकायत की। अपना ऑर्डर खत्म करने के बाद मेज पर दस्तक दी जब उसने देखा कि किंग गुआंगलिन अभी भी अपनी बातचीत में तल्लीन था। हे, किंग गुआंगलिन ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम मुझसे भी बदतर होते। जियाओ यू ने उपहास किया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, एक लड़की से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ज्यादा पास आओगे तो मुसीबत मोल ले लोगे। मैं ऐसा करके खुश हूं। यदि आप मेरी सलाह पर ध्यान नहीं देंगे तो जब वह मुश्किल व्यवहार करने लगेगी तो आपको पछताना पड़ेगा। मुझे ये पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियाओ यू ने उसे पीड़ा से देखा, तुम खत्म हो गए। तुम पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। किंग गुआंगलिन को उससे कोई परेशानी नहीं हुई और वह खुशी खुशी फोन के साथ बातचीत करती रही। तुम दोनों कितनी दूर चले गए हो? ओह, किंग गुआंगलिन ने सोचा, उसने मेरे घर पर कई बार खाना बनाया है। क्या? जियाओ यू चौंका, इतनी जल्दी चल रहे हो? आगे क्या है, सगाई? शायद नहीं, इसमें अभी भी काफी समय लगेगा। किंग गुआंगलिन खुद अनिश्चित थे। वह मन ही मन चाहता था कि चीजें जल्दी आगे बढ़ें, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं बहुत जल्दी न हो जाए और हेफांग को तकलीफ न हो जाए। सबसे ज्यादा मायने ये रखता था कि वह क्या चाहती है। वह कई बार आपके घर खाना बनाने आई है, क्या ये वास्तव में माता पिता से मिलने जैसा नहीं है? जियाओ यू को एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। चुपचाप लेकिन महत्वपूर्ण रूप से किंग गुआंगलिन ने अपने पत्ते अच्छी तरह से खेले थे। अपनी स्थिति के बारे में सोचकर जियाओ यू बहुत दुखी हो गया। उसने अभी तक किसी गर्लफ्रेंड की झलक भी नहीं देखी थी और अब अपनी व्यस्त और थकाऊ नौकरी में उसके पास डेटिंग के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। हो सकता है कि उसे ब्लाइंड डेट्स पर निर्भर रहना पड़े, जो बहुत डरावना था। मैं अभी तक उसके माता पिता से नहीं मिला हूं। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि अब इस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। तुमने सचमुच ये बात छिपा कर रखी थी, है ना? जियाओ यू ने धीमे स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, सब किस्मत का खेल है। किंग गुआंगलिन ने आह भरी। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि सब कुछ इस तरह होगा। किस्मत, मेरे पैर। जियाओ यू को एहसास हुआ कि वह नासमझी कर रहा था, जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहा था और उसने भावुक किंग गुआंगलिन को रोकने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। बस, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर दयालुता से देखा और किसी अनुभवी व्यक्ति के लहजे में कहा, देर सवेर तुम भी इस बिंदु पर पहुंचोगे और तब तुम समझ जाओगे। छी, जियो यू ने उपहास किया। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही मुझे कोई प्रेमिका मिल जाए, मैं कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपमानजनक। जियो यू ने वेटर की ओर मुड़कर कहा, 2 और व्यंजन डालो। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते वे सब कुछ खा सकें, और वह फोन के साथ बातचीत करने वापस चली गई। पीना चाहोगे? जियो यू ने उससे बदला लेने की उम्मीद में उसे उकसाया। जी नहीं, धन्यवाद, सिर्फ बियर, इससे तुम्हें नशा नहीं होगा। अभी भी कुछ नहीं चाहिए। छी। जियाओ यू ने सिगरेट और लाइटर निकाले, लेकिन धूम्रपान निषेध का बोर्ड देखकर उन्हें वापस जेब में रख लिया। देखो, जब मेरी गर्लफ्रेंड होगी तब भी मैं बेफिक्र होकर सिगरेट और शराब पीता रहूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा, बस अपने आप को शर्मिंदा मत करो। इसी बात पर तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। जियाओ यू ने सोचा कि शायद वो अकेले कामयाब न हो। अगली बार जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घूमने जाए तो मुझे जरूर बुलाना। मैं सबको डिनर पर ले जाऊंगा। तुम्हें इसके लिए वेन से पूछना होगा, उसे शादी के देवता का किरदार निभाना बहुत पसंद है। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा। मैं उसके दोस्तों से भी नहीं मिला हूं, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है। बस मुझे मत भूलना। शियाओ यू ने सिगरेट पीने की बजाय चाय पीने का फैसला किया। मुझे आमंत्रित करने से पहले ये जरूर पता कर लेना कि वे सिंगल हैं या नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना चाहता जो पहले से ही शादीशुदा हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यह अनैतिक है। किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं। जियाओ यू ने सहमति में सिर हिलाया, और यह बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अध्याय 30 उपहार का अर्थ उसके मूल्य में नहीं है। संपादक एटलस स्टूडियो। भोजन समाप्त करने के बाद जियो यू ने किंग गुआंगलिन की डेट की योजना में देरी नहीं की और मछली को फिर से खिलाने के लिए बाल्टी ले ली, मुख्यतः क्योंकि वह बहुत भरा हुआ था और खुद को और अधिक नहीं भरना चाहता था। किंग गुआंगलिन ने अपना फोन उठाया और हेफांग को बताया कि उसने अभी अभी खाना खाया है। एक पल झिझकने के बाद उसने फिर संदेश भेजा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हेफांग ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वह घर पर ही इंतजार करे और इधर उधर न भटके, क्योंकि वह बाहर जाने वाली थी। घर पर इंतजार करोगी? किंग गुआंगलिन ने अपना फोन रख दिया और एक पल सोचा। क्या हेफांग का मतलब था कि वो फिर से उसके घर आकर समय बिताना चाहती थी? लेकिन घर पर ज्यादा कुछ करने को नहीं था, बस चूमना और गले लगना ही था। ये सोचकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और खुद को हमेशा ऐसी बातें सोचने के लिए डांटने लगा। बेशर्म। वह खुद को कोसते हुए बस में चढ़ गया। हेफांग अभी तक नहीं पहुंचा था। बस स्टॉप पर भीड़ के चेहरे बदल गए थे, लेकिन लोगों की संख्या वही थी। सभी बारिश से बचने के लिए छत के नीचे ठूसे हुए थे। अपनी छतरी के साथ थोड़ी दूर खड़े होकर किंग गुआंगलिन बसों को गुजरते हुए देख रहा था और अनुमान लगा रहा था कि वह किस बस से उतरेगा। बरसात के दिन लंबे कपड़े पहनने के लिए सही नहीं होते। वह सोच रहा था कि वह कौन सा पहनावा पहनेगी। वह खाकी रंग का पहनावा काफी अच्छा लग रहा था। अपने विचारों में खोई हुई हेफांग अचानक एक बस के पिछले दरवाजे पर प्रकट हुई। उसने सफेद कैजुअल जैकेट और साधारण साफ सुथरी जीन्स पहनी हुई थी। उतरते हुए उसने हाथ में छाता खोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी तक किंग गुआंगलिन पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह शांति से उसकी ओर बढ़ी, एक शांत और दूरदर्शी शान बिखेरती हुई, जो उसके हमेशा के जीवंत और जोशीले व्यवहार से अलग थी। अगर वह उसे इतने लंबे समय से नहीं जानता होता तो किंग गुआंगलिन हेफांग को एक ऐसी लड़की नहीं समझता जिसने अभी तक स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की है।
उसका शांत स्वभाव जो अनजाने में प्रकट हो गया था, एक परिपक्व महिला जैसा था, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था जो केवल समय ही विकसित कर सकता है। शायद यह एक लेखक की आभा थी। किंग गुआंगलिन ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपने बेतरतीब चिंतन को एक तरफ धकेल दिया और हे फॉन्ग की ओर चल पड़ा। तुम मुझे लेने आए हो जबकि मैं इतना करीब हूँ। हे फैंग उसे देखते ही मुस्कुराया और फिर से जीवंत हो गया। मैं मूल रूप से तुम्हें ढूंढने के लिए स्कूल जाना चाहता था, किंग गुआंगलिन ने कहा और उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। सहपाठी किन वास्तव में अच्छा है। हे फैंग ने किंग गुआंगलिन की छतरी की ओर देखा और फिर अपनी छतरी बंद कर ली और उसके साथ बैठ गई। तुम मुझे क्यों देख रही हो? उसने देखा कि किंग गुआंगलिन उसे देख रही है और खुद को रोक नहीं पाए और अपना फोन निकालकर उसका चेहरा देखने लगी। कुछ भी गंदा नहीं लग रहा था। क्या तुम पहले भी मुझे घूर नहीं रही थी? कोई वजह नहीं है, किंग गुआंगलिन ने नजरें हटाते हुए और बेपरवाही से सड़क किनारे के नजारे को देखने के लिए मुड़ते हुए कहा। उसने हे फॉन्ग का हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों को सीधे जोड़ दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी असाधारण चीज को छू लिया हो। उनके कपड़ों के माध्यम से कोमलता महसूस की जा सकती थी जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे फैंग को उम्मीद नहीं थी कि किंग गुआंगलिन ऐसा कहेंगे और उन्होंने उनकी ओर भौहें चढ़ाई। सहपाठी किन, लगता है तुमने कुछ बुरी आदतें सीख ली हैं। किंग गुआंगलिन कहना चाहता था कि उसने उसे सिखाया है, लेकिन उसे डर था कि वह उसे शिक्षक की कहने पर जोर देगी, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? हे फैंग ने पूछा। क्या? किंग गुआंगलिन ने अनजान होने का नाटक किया। 20 मई, जिसे 520 भी कहते हैं, इंटरनेट प्रेमियों का दिन। हे फैंग किंग गुआंगलिन की बांह पर झुक गया। आज प्रेमी आमतौर पर प्रेमिकाओं को उपहार देते हैं। किंग गुआंगलिन का दिल धड़क उठा। अरे नहीं, वो तोहफे के बारे में तो भूल ही गया। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। आपका क्या मतलब है कि मुझे जो उपहार चाहिए वह स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए? ओह, तुमने तैयारी नहीं की थी, है ना? हे फैंग अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ये सुनकर किंग गुआंगलिन थोड़ा अवाक रह गया। तोहफा मांगना तो बस एक बहाना था, वह उसे यहाँ फंसाने के लिए इंतजार कर रही थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने वास्तव में कोई उपहार तैयार नहीं किया था। जैसे ही वह सहमत होने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। मेरे पास एक है। अपनी जेब में हाथ डालते हुए किंग गुआंगलिन ने कल खरीदा हुआ एक पांडा हेयर टाई निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, क्या ये काम करेगा? इससे उसे संतुष्ट करें और फिर उसे एक और बेहतर दिन दें। हे फैंग को आश्चर्य हुआ जब उसने उसे लिया। आपके पास वास्तव में एक है? आपने इसे क्यों खरीदा? शिक्षक किन ने भविष्यवाणी की थी। ओह, किंग गुआंगलिन ने हे फॉन्ग के शब्दों की नकल करना शुरू किया, लेकिन उसके बीच वाले वाक्य से वह चौंक गई। इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हे फैंग ने मुंह बनाया, लेकिन जल्दी ही फिर से खुश हो गया। उसने बालों की टाई की जांच की और फिर उसे अपनी कलाई पर पहना दिया। क्या आप इसे अपने बालों पर नहीं बांधेंगे? किंग गुआंगलिन हैरान थी, सोच रही थी कि क्या उसे यह पसंद नहीं है, क्योंकि यह कलाई पर पहना जाने वाला एक हेयर एक्सेसरी था। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बाल यहाँ खोलकर इससे बांध लेने चाहिए? उफ, नहीं। किंग गुआंगलिन को एहसास हुआ कि उसका सवाल बिल्कुल बेतुका था और उसने जल्दी से बात बदल दी। तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं, क्या इन्हें धोना मुश्किल नहीं है? हे फैंग के बाल रेशमी, मुलायम, चमकदार दिखते थे, जिससे पता चलता था कि वह अक्सर उनकी देखभाल करती थी। हाँ, इसीलिए मुझे बरसात के दिन नापसंद हैं। मुझे अपने बालों को गीला न होने देने के लिए सावधान रहना पड़ता है। तो फिर थोड़ा और पास आओ। किंग गुआंगलिन ने छाते को हे फॉन्ग की ओर और आगे बढ़ाया, जिससे वह पूरी तरह से उसके केंद्र में आ गई, जबकि उसका कंधा थोड़ा गीला हो गया, जो ठीक था। छुट्टियों का, चाहे उनमें छुट्टी हो या न हो, अपना अनूठा महत्व होता है। वसंतोत्सव घर से दूर रहने वालों को वापस लौटने और फिर से मिलने का एक वाजिब कारण देता है। मध्य शरदोत्सव उन परिवारों में गर्मजोशी भर देता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के आदी हो चुके हैं, और वैलेंटाइन डे जोड़ों को स्नेह व्यक्त करने का मौका देता है। उफ, मेरा मतलब है कि यह नए डेटिंग करने वाले जोड़ों को अपने बंधन को मजबूत करने, प्रेमियों के बीच आत्मीयता बढ़ाने और नीरस वैवाहिक जीवन में मिठास भरने में मदद करता है। उपहार केवल सहारा है, उनका मूल्य गौण है, महत्वपूर्ण तो उनके पीछे का उद्देश्य है। हे फैंग को ये बात समझ आ गई और उसे किंग गुआंगलिन द्वारा दिया गया हेयर टाई बहुत पसंद आया। जाहिर था कि यह तोहफा सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो वह उसे सचमुच देना चाहता था, और संयोग से वैलेंटाइन डे भी उसी दिन था। शाबाश सहपाठी किंग, तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है। हे फैंग ने चुपके से किंग गुआंगलिन के गाल पर एक चुंबन दिया। हम बाहर हैं, इस तरह से व्यवहार मत करो। किंग गुआंगलिन ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे डर था कि परिचित उन्हें देख लेंगे और पड़ोस की आंटियों के लिए गपशप का विषय बन जाएंगे। फलां परिवार का वह लड़का एक लड़की को चूम रहा था। उन्हें ऐसी बातें करना बहुत पसंद था और इसके बारे में सोचना भी डरावना था। इससे उसका चेहरा खराब हो जाता। अगर हम बाहर भी हों तो किसे फर्क पड़ता है? हे फैंग ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को चूम भी लूं तो किसे फर्क पड़ता है? यह अच्छा नहीं लग रहा है, किंग गुआंगलिन ने घबराहट से कहा, जब वह उससे रगड़ रही थी, और उसने अपनी आंखें मिलाने से बचने के लिए अपना सिर घुमा लिया। वायलिन, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिटिल फैटी अचानक कोने से चिल्लाया। मैंने अभी अभी उसे तुम्हें चूमते देखा है। किंग गुआंगलिन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या पता, चुप रहो। उसने फिर से हे फॉन्ग की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए लिटिल फैटी को देख रहा था, और राहत की सांस लेते हुए लिटिल फैटी को चेतावनी दी, तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? तुम्हारी प्रेमिका वास्तव में सुंदर है। लिटिल फैटी ने किंग गुआंगलिन की चेतावनी को अनदेखा करते हुए कहा। बकवास बंद करो, किंग गुआंगलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि उसके मन में यह विचार आया था, उसने अभी तक इस पर अमल नहीं किया था, और अगर हे फॉन्ग को इससे ऐतराज हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। क्या बकवास है? हे फैंग ने पूछा। ओह, किंग गुआंगलिन अचंभित रह गया।
फिर वह मुड़ी और लिटिल फैटी की प्रशंसा करते हुए बोली, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है बच्चे। छोटे फैटी ने गर्व से अपना सिर उठाया, बिल्कुल, देखो तुम कितने आत्मसंतुष्ट हो। किंग गुआंगलिन ने देखा कि हेफॉन को कोई आपत्ति नहीं है और उसने चिंता करना बंद कर दिया। थोड़ा प्रसन्न होकर कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? आज छुट्टी है, लिटिल फैटी ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। किस तरह का स्कूल ऐसी मनमानी छुट्टियां देता है जो सप्ताहांत या प्रमुख त्योहारों से बंधी नहीं होती? अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लो। किंग गुआंगलिन को डर था कि लिटिल फैटी फिर से बकवास कर सकता है और उसने हेफॉन को साथ ले लिया। भाई लिन, तुम अद्भुत हो, लिटिल फैटी पीछे से चिल्लाया। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।